फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरीके से आई गॉट द न्यूज अबाउट डिजीजेस ओनली। ठीक है, डिजीज के बारे में मुझे न्यूज मिली सुबह सुबह। सो चलो पहले वहीं से न्यूज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जस्ट मिनट, क्योंकि अभी मैंने इसको आई हैव नॉट इंटरनलाइज्ड इट। सो हुआ ये है कि आपको मॉन्की पॉक्स वायरस को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लेकर के हम लोग डेवलपमेंट को देख लेते हैं। थोड़ा सा मेंशन कर लो, ठीक है, क्योंकि नया ही है। राइट डाउन, WHO डिक्लेयर्ड ये आज की ही न्यूज, कल की न्यूज है एक्चुअली, मैं आज पढ़ रहा हूँ। एमपॉक्स एज PHEIC। ठीक है, WHO डिक्लेयर्ड एमपॉक्स एज PHEIC। इसका मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो ये हुआ है आपको आउटब्रेक जो हुआ है, ये हुआ है कॉन्गो में, DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ये रखें। थोड़ा बहुत आउटसाइड अफ्रीका भी है, बट DRC इज द मेन फोकल पॉइंट यहाँ के लिए है। आप तो मैप पे एक बार जाके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भी देखिए। हाँ जी, हम्म। ठीक है, राइट डाउन, इसमें कुछ पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स मेंशन कर लो। दिस डिसीजन केम फ्रॉम, हाँ ठीक है, सेटल हो जाओ आराम से, कोई नहीं। आ जाओ, तो सुबह का पहला न्यूज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉन्की पॉक्स से। हाँ जी, पुराना टर्म तो पुराना है, नहीं मेरा कहने का मतलब हमने सुबह स्टार्ट किया, अपना सुबह स्टार्ट किया हमने मॉन्की पॉक्स से, वो बात मैं कह रहा था। ठीक है, चलो चलो लिखो। दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटर, इंटरनेशनल हेल्थ regulations emergency committee। इमरजेंसी कमिटी, पहली चीज, अगर ग्लोबल पैंडेमिक किसी को, ग्लोबल पैंडेमिक या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न किसी को घोषित करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ये आपको याद रहनी चाहिए। दैट इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटरी इमरजेंसी कमिटी। इसकी चर्चा भी इसलिए हुई क्योंकि कोविड के बाद से थोड़ा चर्चा में आया था कि इन्होंने देर करी थी पब्लिक हेल्थ कंसर्न आपको कोविड को, कि ये इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है उसको घोषित करने में इन लोगों ने काफी टाइम लगाया था, तो इसलिए क्रिटिसिज्म इनका हुआ था। तो इसलिए ये बॉडी जो है ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाएगी।
और ये ध्यान रखना कि इस बार जो आपको इसको PHEI से घोषित किया गया है, ठीक है, मैं PHEI से ही बोल रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो मॉन्की पॉक्स को ये दूसरी बार किया गया है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी एक बार किया जा चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। एरिया आपको बता दिया है, DRC है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कुछ लिख लो मॉन्की पॉक्स के बारे में। पहली चीज की ये वायरल डिजीज है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया, डोंट वरी, ठीक है, यहाँ पे ही लिख लो। यहाँ से मॉन्की पॉक्स से स्टार्ट किया हमने, पहला हेडिंग डाल देना। एक्चुअली ये न्यूज मिल गई, सो आई थॉट कि इसको खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट आएगा तो देख लेंगे उस बारे में, ठीक है। अबाउट मॉन्की पॉक्स के बारे में लिख लो। दिस इज अ वायरल इलनेस caused by monkeypox virus. monkeypox virus, a species, कॉमा डाल के लिखना, a species of genus orthopox virus, ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। तो किस कम्युनिटी का मेंबर है ये मॉन्कीपॉक्स वायरस? तो ऑर्थोपॉक्स ग्रुप है पूरा का पूरा, उसके अंदर में ही आपको मॉन्कीपॉक्स भी आता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। अच्छा, इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन, क्योंकि अभी अभी इसको घोषित किया तो थोड़ा सा इसको डिटेल में और हम देखेंगे बाद में, मेजर न्यूज देख लेते हैं। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1970, फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1970 इन DRC itself, फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1970, 1970 इन DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इट स्प्रेड्स विया, it's spread via close contact and tends to cause, it spreads via close contact and tends to cause flu like symptoms, and tends to cause flu like symptoms, and pus filled, pus, ठीक है, pus filled skin। तो जो स्मॉल पॉक्स वाले जो होते हैं ना, उससे थोड़े बड़े साइज वाले ये यहाँ पे आपको दिखेंगे। पस फिल्ड स्किन लेशन, लेशन लिख लेना इसको, वो जो क्या बोलते हैं, फोड़े जो उठते हैं, ठीक है, पस फिल्ड स्किन लेशन। तो इसमें फोड़ों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, भरा उसमें पस ही होता है इसमें भी, ठीक है। इसमें मेंशन कर लो, इट अकर्स मेनली इन, इट अकर्स मोस्टली लिख लेना, इट अकर्स मोस्टली इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, इट्स अकर्स मोस्टली इन सेंट्रल and Western Africa and affects primarily ठीक है, इसको लिखना, आई नीड टू, थोड़ा समय इस पे रिसर्च भी मुझे करना पड़ेगा। प्राइमरीली बट नॉट ओनली बाइसेक्सुअल्स, गे एटसेट्रा। अब कहां से ये आ रहा है, आई नीड टू लुक इनटू दैट, ठीक है, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड सोर्स, देयरफॉर मैं आपको कोट भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्रस्टेड सोर्स से नहीं होता तो शायद मैं आपको ये पॉइंट नया लिखवाता अभी। सो आई विल चेक इट, इसके पीछे की क्या कहानी है। हाँ जी,
हाँ हाँ हाँ, थोड़े बहुत फैले हैं, स्प्रेड ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है। लिखो वैक्सीन एंड थेरेपॉटिक्स, वैक्सीन एंड थेरेपॉटिक्स developed for smallpox, vaccines and therapeutics developed for smallpox and approved for use in some countries, and approved for use in some countries, can be used for mpox, can be used for mpox या monkeypox in some circumstances, in some circumstances। ठीक है, तो बेसिक आइडिया देखो, कोई भी डिजीज वगैरह पढ़ोगे डिजीज बहुत सारे आ जाएंगे, तो इतना ही थोड़ा बहुत जो है आप डिजीज के बारे में इतना लेकर के चलेंगे। ये क्योंकि अभी फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हमने देख लिया, अदरवाइज जो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसको इतना भी चर्चा नहीं। बेसिक कॉजेज क्या है उसके, सिम्टम्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा तो, और उसके वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं देख के अपने को आगे निकल लेने का है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, जो है आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, ये चर्चा में काफी रह रही है, हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल बताया, बट आ ही गया तो इसको कर ही लो यहीं पे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। लिखो एज पर IHR, एज पर IHR, एज पर IHR क्या था, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। ठीक है, एज पर IHR एन आउटब्रेक, अच्छा ये IHR रेगुलेशंस 2005 में आई थी, ब्रैकेट में डाल दो वहीं पे। ठीक है, 2005 कर लो उसको, एज पर IHR 2005 एन आउटब्रेक qualifies as an outbreak qualifies as a PHEIC, an outbreak qualifies as PHEIC if it is unusual, if it is unusual or unexpected, if it is unusual or unexpected, comma, it has potential for international spread, it has potential for international spread and may require an immediate international action, and may require immediate international action। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ उनके पैरामीटर्स होते हैं, बट अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो ये कि इसके एक तो पहली बार ही कुछ नया है, इसके लिए आपको पहले से मेडिसिन वगैरह उस तरीके से हमने तैयार करके नहीं रखी है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो है अनयूजुअल है, मतलब जो आइडियाज आपको है पहले से कि अच्छा ये बीमारी होगी ये इस टाइप का, तो अपने को इस तरीके से मेडिसिन डेवलप करेंगे, वो भी नहीं है। दूसरा है कि इसके चांसेस हैं कि ये स्प्रेड कर जाएगा, अगर स्प्रेडिंग डिजीज है तो, कम्युनिकेबल डिजीज है। और तीसरा है कि ऐसा लगता है आपको कि भाई अगर इस ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड होता है तो देन यू नीड कि आपको सपोर्ट चाहिए होगा बाकी नेशंस का, तो कोविड जैसे कोई एग्जांपल था। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लो, सिंस 2009 WHO has declared seven public health emergencies at international level, अब ये डिजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई ये कौन कौन सी डिजीज थी रिसेंटली, अगर आप थोड़ा सा डिजीज में बहुत ज्यादा भी ना देखना चाहो तो कम से कम इनके बारे में देख लेना। ठीक है, तो ये आपकी, अगर आपको बहुत है कि नहीं चलो डिजीज काफी ज्यादा याद करना पड़ा तो उतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा।
लिख लो इसमें कौन कौन सी डिजीज हैं, ये 7 कौन सी हैं। फर्स्ट इज H1N1 इन्फ्लुएंजा, ठीक है, H1N1 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, H1N1 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। नंबर 2 पोलियो आउटब्रेक, नंबर 2 पोलियो आउटब्रेक। नंबर 3 इबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, नंबर 3 इबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, इबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। जीका, ठीक है, जीका वायरस, जीका एपिडेमिक, ठीक है, जीका एपिडेमिक। इबोला फिर से लिखो, इबोला आउटब्रेक इन कॉन्गो, क्योंकि एक बार इबोला आपको कंट्रोल हो गया था, बट फिर से दोबारा उसके कुछ स्ट्रेन्स आपको मिले थे कॉन्गो में, इसलिए इसको दोबारा से फिर आपको एक बार किया गया था। इसके बाद कोई बात नहीं, गोली नहीं चली है, पटाखे फट रहे हैं, बैलून फट रहा है। इसके अलावा बाकी 2, 5 हो गए। कोविड-19 हो गया और फिर हमको मॉन्की पॉक्स आ गया अभी, ठीक है। इतनी कहानी थी आज की न्यूज की, छोटा सा न्यूज था, बट हमें स्टार्ट करने के लिए आपको चीजें मिल गई। देखो ये न्यूज मैं आपको कराने का पर्पस भी है, इसका पर्पस ये है कि जब आप डिजीज को पढ़ें, क्योंकि अभी का है तो इसको आपने बहुत डिटेल में थोड़ा सा देखा हमने, बाकी जो है आप बेसिक जानकारी डिजीज वगैरह के बारे में कि क्या है, इनमें क्या होता है, इशू उसको लेकर के, और थोड़ा बहुत मेंस के पर्पस से भी हम लेके चलेंगे। कुछ अगर स्पेसिफिक प्रोग्राम वगैरह हैं गवर्नमेंट के, कुछ जैसे मान लो कि टीबी के लिए है या एड्स के लिए है, तो उसको थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि वहां पे बीमारियों के बारे में डिटेल ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि टीबी इज वेरी कॉमन, ठीक है, सिम्टम्स उसके क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। तो वहां पे जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी गवर्नमेंट का क्या अप्रोच चल रहा है इसको लेकर के, तो वो सब चर्चा हम जो है करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो आपको चीजें दिखी PHGIC, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इनके बारे में ऑब्वियसली मैं नहीं भी होता ये आता तो भी मैं इनकी चर्चा जरूर थोड़ी बहुत करके जाता है यहाँ से। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये कोई बॉडी नहीं है, ये डिक्लेरेशन दी जाती है कि भाई ये डिजीज जो है ये खतरनाक हो चुकी है, WHO करेगी, नोटिस जारी होता है, हाँ, WHO की। थोड़ा समय तो ठीक है। सबसे पहले आ जाओ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, इसमें मैं क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं कराने वाला हूँ, वो क्लासिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। इसमें एक चीज डेवलपमेंट हुई थी, वो मेरी, देखो मैं इसमें जो न्यूज वही, ये जो अब मैं कराऊंगा यहाँ पे डिजीज स्पेसिफिकली, वो मान के चलो कि पिछले 1-1.5 साल में मुझे कोई डेवलपमेंट दिखी है, वो न्यूज मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है मेजर मैगजीन इसको मिस भी कर जाए, मैंने उसको पिक कर लिया, ठीक है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे वही है कराने के लिए, जो मेजर चीजें वो रहेंगी डेफिनेटली, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको कॉमन नहीं लगा, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं जिस तरीके से साइकी को देखता हूँ इनके। ये है क्या, देखो, तो पहली चीज कि WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज मॉड्यूल 2 को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ICD-11 मॉड्यूल 2, इसका पूरा नाम ICD-11 TM2 था। इसमें है क्या, देखो, सबसे पहली बात, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी बिल्ड करो, क्योंकि डिजीज अलग अलग जगहों पे हो सकता है, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाए, सिम्टम्स को अलग अलग तरीके से लोग डायग्नोज करें। तो आप क्या करते हैं कि WHO एक डायरेक्टरी निकालती है, जिसमें कि क्या होगा कि डिजीज के लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा, डिजीज के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स मेजर होंगे कि भाई अगर आपको इसको डायग्नोज करना है, इसको पता लगाना है कि ये डिजीज है कि नहीं, तो उसके कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या होंगे। इसके अलावा इसमें मेजर होंगे कि भाई मेडिसिन वगैरह क्या जनरली प्रिस्क्राइब करी जाती है, क्योंकि देखो डॉक्टर्स को भी ऐसा थोड़ी ना उनको सारे डिजीज के बारे में एकदम एक्यूरेट सब कुछ जानकारी है, या हमेशा याद रहता हो, जानकारी की बात नहीं, याद रहे। ऐसे एक वकील है तो उसको हर एक्ट हमेशा याद नहीं रहता है, तो मान लो कोई केस आया, इट विल कंसल्ट, वो इसीलिए इतनी सारी बुक्स लेके रखते हैं कि भाई अच्छा इससे रिलेटेड कौन सा, मान लो कंपनी एक्ट का कोई लॉ आ गया तो उसको दे विल गो एंड स्टडी दिस थिंग, तो कम से कम उसका एक स्टैंडर्ड वर्जन अवेलेबल तो होना चाहिए। तो यही काम जो है ये आपको ICD करती है, ठीक है, इसका नाम ही है ICD, का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, इट मींस वर्जन 11 है ये, ठीक है। TM2 मतलब उसमें मॉड्यूल 2 ऐड किया गया है, ये चीज याद करना। अब इसको मैं जनरली नहीं लिखता, बट यहाँ पे ये था कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल 2 में आपको क्या इंक्लूड किया गया है, दैट इज द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, ठीक है। इसके पहले जो आपको थे उसमें आयुर्वेदा,
WHO या सीधा या यूनानी के लिए अलग से उसने कुछ अलग से इंक्लूड करके या स्टैंडर्ड उसके लिए कीवर्ड्स वगैरह नहीं रखी थी, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ICD-11 TM2 उसने आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये अपने लिए, क्योंकि आयुर्वेदा इसमें मुझे दिख गया, सिद्धा या यूनानी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको फोकस करा रही है, तो हो सकता है ये न्यूज बहुत माइनर न्यूज था, बट इट कैन बी पिक्ड। बात समझ में आई? तो ये अपने को ध्यान दो। पहली चीज कि ICD-11 मॉड्यूल 2 या ICD-11 TM2 ये है क्या? नथिंग, इट्स लाइक अ डायरेक्टरी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसमें कि स्टैंडर्ड आइडियाज दिए गए हैं कि भाई इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या बीमारियां हैं। उसमें आपको उस आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के भी पद्धतियों को, कि अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है उसको आयुर्वेदा कैसे डायग्नोज करेगा, और आयुर्वेदा के हिसाब से उसके क्या कॉजेज बताए गए हैं, और आयुर्वेदा के हिसाब से उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। सेम फॉर द सिद्धा एंड यूनानी। तो करीब करीब इन्होंने 500 कोड्स को, यानी 500 टाइप्स के डिजीज को दे हैव इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग द इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल डिजीज। तो सिंपल सी न्यूज थी, बट अटेंशन मेरा इसी चीज ने कैच किया, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी का इंट्रोडक्शन होना। ठीक है, तो ये चीज तो पहली चीज की, एक तो आपको इंटरनेशनल जो है ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने किया है, तो दैट्स सिंपली आप WHO की कहानी है ये। ऑब्वियसली इसमें आपको वर्ल्ड हेल्थ बॉडी ही रहेगी, ये आप ये रखेंगे, और रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा जो है क्या, सिंपली आपको बता दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग, कि आपको कोई भी बीमारी होती है कैसे होती है, या उससे अगर रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, डॉक्टर एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेंगे। तो अगर कंसल्ट करेंगे तो दे नीड अ रजिस्ट्री, जहां पे जिसको जो चीज मिला दे विल पुट इट। मान लो हम सारे इंडिविजुअली अलग अलग इलाकों में ट्रीट कर रहे हैं, कोई बीमारी फैली, तो कैसे पता चलती है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी मुझे भी दिखी, मैंने उसको कहीं पे एक डायरेक्टरी में मेंशन करा कि भाई देखो मुझे कुछ अनयूजुअल मिला है जो अभी तक मुझे नहीं मिला था, आपको मिली, आपने भी करा, उन्होंने किया, उन्होंने भी करा दिया उस चीज को, तभी तो जाके अलार्म बजेगा, रिंग बजेगा कि भाई ये अनयूजुअल एक्टिविटी का, अनयूजुअल टाइप का वायरस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मिलना स्टार्ट हुआ है। तभी क्या होता है कि इस तरीके की चीजें होती है कि भाई अब गवर्नमेंट का फोकस जाता है, अदरवाइज कितनी बीमारियां होती है जो नहीं पता चलती। तो आउटब्रेक होता है किसी बीमारी का, अचानक से फैलना, ये पता चलता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टरीज। अगर कुछ अनयूजुअल उनको दिखता है दे विल मेंशन इट कि भाई मुझे मिला है, तो इसके लिए भी आपको क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा डेटा वगैरह कि भाई किस बीमारी से क्या हो रहा है, क्या इशू है, कितनी डेथ्स हो रही है, वो चीजें कवर हो जाती थी। इसका जो मॉड्यूल 1 था, इसमें आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन कवर करा गया है फ्रॉम द एंशिएंट चाइना। इंडिया का अभी तक नहीं था, हमारा इस बार इंट्रोडक्शन हुआ है, इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, सिंपल सैंडविच। दूसरी चीज यहाँ पे, अब इसमें एक तरीका तो ये होगा, सिंपली अगर कब से आपसे ये भी पूछ लेगा क्या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में आयुर्वेदा पद्धति को इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया, सिंपल सा स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उसने वो डायरेक्टली ना पूछे, वो इनडायरेक्टली पूछ ले, या फिर ये भी पूछ ले कि अच्छा आयुष, हमारे यहाँ तो आयुष चलता है, अब उसमें से ICD-11 में रिसेंटली किसको किसको इंक्लूड किया है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगेन, न्यूज देखो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो कि अच्छा ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है, मैं कहां से इसको रिलेट कर रहा हूं, और दूसरी तीसरी चीज कि क्वेश्चंस बनने के तरीके क्या हो सकते हैं इसमें। दैट्स इट। इसीलिए आपको ये इंटरनेशनल, ये जो आपको मैं कराऊंगा अभी करंट वाले, इसमें मैं बहुत ब्रीफ ब्रीफ चीजें कराऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी बहुत लंबा पढ़ लो और फिर याद ना रख पाओ तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें इसमें जो है अपने पढ़ के चलेंगे। सिग्निफिकेंस इसका अगर कभी पूछ ले तो यहाँ पे ध्यान रखना, ICD-11 प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट, वही कहानी बताइए, स्टैंडर्ड लिस्ट आपको मिलेगी, डायग्नोस्टिक कैटेगरीज फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन। और यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि इससे एक फायदा ये भी होता है, आज देखो आज के डेट में WHO हो जो, या फिर गुजरात डिक्लेरेशन हुआ था हमारे यहाँ, जहाँ पे पूरे आयुष वाले जुटे थे और बाहर के डॉक्टर भी आए थे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी हम प्रमोट करें। जो आपका इंटरनेशनल मेडिसिन यूज हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज हो रहा है, उसमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें भी काफी ज्यादा आपको कह सकते हो पोटेंशियल है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की। तो धीरे धीरे जो इंटरनेशनल मेडिसिन है या एलोपैथी मेडिसिन है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए टू द आयुर्वेदिक एंड जो बाकी अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका ये होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसका फायदा एक चीज और भी होगा आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं, इट विल बी की इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू इंश्योरेंस कवरेज एंड रीइंबर्समेंट सिस्टम्स। आज के डेट में अगर आप इंश्योरेंस कराते हो किसी बीमारी का, ठीक है, और ट्रीटमेंट के नाम पे आप दिखाओगे कि मैं आयुष से करा रहा हूं ट्रीटमेंट, तो रिइंबर्समेंट जनरली इंश्योरेंस वाले कवर नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होने की वजह से आपको ये फायदा भी आने वाले टाइम में दिखेगा, अभी तो नहीं दिखेगा, आने 2-4 सालों में ये आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि इंश्योरेंस क्लेम्स जो है आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी आप क्लेम कर पाओगे। क्लियर है? सिंपल सी कहानी है इसमें ICD-11। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्योंकि
बात हो भी गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो भारत में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो, देखो ऐसे ही न्यूज कवर करा दूंगा मैं, कुछ कुछ मेजर मेजर न्यूज कवर आपकी हो जाएगी। सो पहली चीज की ट्रेडिशनल मेडिसिन आप कहते किसको, सिंपल, अगर आपको एग्जाम में ट्रेडिशनल मेडिसिन पे 100 लाइन लिखना हो, 100 लाइन नहीं 100 वर्ड्स लिखने, ट्रेडिशनल मेडिसिन हाउ यू विल डिफाइन सिंपली? जो भी जो तैयार है केयर मेडिसिन, मतलब जो लोग यूजुअली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, प्राचीन हमारा जो प्राचीन काल से जो भी यूज होते आ रहा है वो मेडिसिन। देखो इसमें जरूरी नहीं है कि आप केवल मेडिसिन ही लेके चलो, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज मेंशन कि जब हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन या ट्रेडिशनल हेल्थ क्यूरिंग सिस्टम, इसका जरूरी नहीं है कि ये केवल मेडिसिन हो, अगेन इट विल इंक्लूड नॉलेज, स्किल्स, हाँ योगा आएगा, डेफिनेटली आएगा ना, या कई जगह देखोगे किसी की हड्डी इधर उधर हो जाती है तो हाथ से ही मिला के ठीक कर देते हैं, या लोग नाड़ी पढ़ते हैं, नाड़ी पढ़ के भी बीमारियां बताते हैं, तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल द ट्रेडिशनल चीज, वहां पे हो सकता है डायरेक्टली मेडिसिन ना इन्वॉल्व हो, बट दिस इज ऑल द नॉलेज स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय डिफरेंट कल्चर्स टू मेंटेन आपको हेल्थ एंड ट्रीट इलनेस। सिंपल सी कहानी, सिंपल सा स्टेटमेंट, बहुत इसमें कुछ नहीं, ये इट विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। हो सकता है, अब ये हो सकता है कोडिफाइड भी हो, कई जगहों पे कोडिफाइड हैं भी, कई जगहों पे नहीं भी कोडिफाइड, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, बट यू कैन गेट दिस थिंग। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो हम धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कि भाई अपने यहाँ हमारा आयुर्वेद और ये सब चीजें हमारी हैं, तो हमने इसके लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल डिजाइन कराया ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन कराया जा सके सभी चीजों का, क्योंकि हर लोग अपने हिसाब से उसका नाम रखते थे बीमारी का, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रह गया था। तो अगर आपको प्रमोट कराना है तो पहले उसको एक स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो आज देखो गवर्नमेंट का काफी फोकस और काफी जो है गवर्नमेंट पैसा भी खर्च करे इन चीजों में, तो नमस्ते पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज एंड मॉर्बिडिटी कोड्स, हर डिजीज का एक स्पेसिफिक उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, उस तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से उसका क्या नाम होगा, एक जनरल नेम हो जाता है जो जनरली हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होगा कि उसका आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उसका क्या आएगा। अब आयुर्वेद उसको कैसे डिफाइन करता है, बीमारियों को किस बेसिस पे डिफाइन करता है, उसके डेफिनेशन अलग तरीके से आते हैं, तो उसके लिए आप सारी चीजें इसको क्या करोगे, दे विल चलेगा, दिस विल इनकॉर्पोरेट। दूसरा जो है आपका आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको एक्सपैंड कर लो, आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बेसिक क्या है, ये आपका है एक आईटी प्लेटफॉर्म जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, और वो सुविधाएं क्या से होंगी, फॉर द मैनेजिंग हेल्थ केयर डिलीवरी इन आयुष फैसिलिटी। अब मैनेजिंग हेल्थ केयर डिलीवरी का मतलब क्या, आपको नंबर लगाना है, ऑनलाइन लगा लो, ठीक है, कंसल्टेशन करना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाएंगी, टेलीमेडिसिन इसको कहते हैं, या फिर आपके आपके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो काम वो एलोपैथी मेडिसिन के लिए हो रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में, वो काम कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर द आयुष, एंड इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है दैट इज द एहिम्स। ठीक है, तो दो चीजें, दो पोर्टल आपको दिख गया, और गवर्नमेंट का आईटी पे फोकस रहता है, तो अब ये आईटी भी, हाँ ये जो है इसमें आपका वो तो आपको नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री का जो आइडिया है वो है, यहाँ पे जनरली ये स्पेसिफिकली है फॉर द आयुष फैसिलिटीज, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, पेशेंट्स किससे कंसल्टेशन करना चाहते हैं उसके लिए होम कंसल्टेशन चार्जेस और बाकी जो ऑनलाइन जुड़ने का है। तीसरा इसमें है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आप शेयर कर सकते हो, वो सब आइडियाज यहाँ पे, बट दिस इज नॉट अ रजिस्ट्री, ये ध्यान रखना। रजिस्ट्री में क्या है कि रजिस्ट्री में आपके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, दिस इज नॉट अ रजिस्ट्री, पहली चीज क्लियर रखोगे, क्योंकि इसको अगर अगर आपको रजिस्ट्री बनाना है तो फिर वो उसके लिए प्रोसीड्यूर अलग हो जाएगा। दिस इज लाइक अ कंसल्टेशन ऐप, हाँ करेंट कर सकते हो आप, कंसल्टेशन ऐप की तरफ ये काम करेगा, बस इतनी सी कहानी। वो ऑब्वियसली देखो, जो हम जो बेसिक आइडिया लेकर के आ रहे हैं कि पूरा डेटाबेस हम रेडी करें, उसको जो नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री का जो आइडिया है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको लेकर के आए, आपके पास उस ऐप में इट विल बी लाइक, आप ऐसे समझो कि जैसे कैसे कोविड के टाइम में हो रहा था, इट विल गिव यू कि हाँ भाई कहाँ कहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, आपके आसपास में कौन से, आप कंसल्ट करना चाहते, कब लेना चाहते हो, वो सारा डेटा फिल होता था ना।
ये रजिस्ट्री उससे कहीं आगे जाएगी, जो कोविन पोर्टल था उससे कहीं आगे जाएगी। इट विल बी लाइक कि वो एक तरीके से पूरे कंट्री का जो भी हेल्थ फैसिलिटीज कौन से हैं, पेशेंट्स कौन से हैं, ठीक है, फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज हैं कहाँ पे, प्रोफेशनल कौन से हैं, कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो सारा चीज वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का प्रयास करें, और इंक्लूडिंग उसमें टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं भी हो, ठीक है, कि आप घर बैठे भी यू कैन कंसल्ट अवेलेबल है। बट इट इज लाइक कि वो आप बहुत इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं कर पाए। इसमें इसमें डायरेक्टली और क्या चीजें हो जाएंगी, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है वो डायरेक्टली उससे ही आपने ट्रीटमेंट लिया, ऑटोमेटिकली इसको ऑटोमेट करने का भी इशू है। आपको 4 जगह ये करने का नहीं है। आपका जो हेल्थ आयुष्मान कार्ड बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड है, वो भी उसको भी लिंक करा लो उसी चीज से। तो सारी फैसिलिटीज को एक जगह पे लेके जो सेंट्रलाइज करने का काम है, दैट्स लाइक वो उनका बेसिक आइडिया है। अब ये आपको इसका जो आइडिया था आई थिंक 2020 या 2021 में आ गया था कि अपने को ऐसा करने का है। टाइम लगता है प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने में, तो इट विल बी लाइक अवेलेबल, देखते हैं कब तक हो जाता है। और बोलो, इंश्योर करेगा कि नंबर ऑफ कौन-कौन सा डिजीज मतलब है, नंबर ऑफ पेशेंट्स सरकार को भी डाटा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे फोकस करना, ऑब्वियसली इसके लिए आपको इंटरवेंशन करनी है, तो कहाँ पे अपने को फोकस करने का है, मेडिसिन वगैरह, और उसमें सारी चीजें जैसे कि इवन जो टेस्टिंग वगैरह है, तो टेस्टिंग सेंटर भी आपके पास में, अगर आपको डॉक्टर ने बोला टेस्टिंग करने का, तो यू कैन सर्च वहीं पे कि भाई अब कौन है जो मेरी टेस्टिंग कर लेगा आसपास में। तो ये एक सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो आइडिया है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो आपको चलेगा, ठीक है। उसमें बेसिक, लेकिन उसको लेकर के थोड़ा बहुत विरोध इसीलिए हुआ कि भाई वो डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन रहेगा, नहीं है, हेल्थ से है, हाँ हेल्थ से वही है, आपका डेटा जो है वो वायरल जाएगा, भाई किसको कौन सी बीमारियां हैं। ऑब्वियसली मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, देखो कई बार जो होता है हमें लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन उसको आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी उसके लेके रखो, ठीक है, क्योंकि हर आंसर में अगर आप एक नेगेटिव उसके डालते हो ओपोजिशन, तो एक तो आपको मल्टी डायमेंशनलिटी देता है, दूसरा कि आपका जो आंसर होगा रिजिड नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बताओ एक दो। अरे मैंने कहाँ लिया अभी। हाँ जी, क्या डॉरी, हाँ 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 हाँ, मैं इसलिए मैंने नहीं किया, वो तो गिफ्ट है ना। नहीं दहेज के लिए देखो, दहेज के भी जस्ट थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएंगे। दहेज के में मुझे दो चीजें दिखती हैं पर्सनली मुझे दो चीजें दिखती हैं कि जो इसमें मुझे लगता है कि अगर देखो दहेज, आई एम नॉट सेइंग अगेन, मैं डॉरी को ना तो किसी तरीके से ये कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, ना तो मेरा ये मानना है कि डॉरी के लिए होने वाले जो क्रूशियल डेथ्स वगैरह होती हैं, आपको टॉर्चर्स होते हैं, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं होते, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। आई एम जस्ट जस्टिफाइंग कि डॉरी को अगर हम एक लेवल, एक लेंस से देखें, तो आपके सोसाइटी में इसमें इसका एक रोल आता है। वो रोल मुझे ब्रॉडली दो तरीके से दिखता है। एक रोल तो ये दिखता है कि लड़की का भी फादर के प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो हिस्सा है। एक बार वो लड़की चली जाती है, हाँ एक बार वो लड़की चली जाती है तो वो तो नहीं लेने आती ना कुछ। अभी आपने कोपार्शनरी राइट्स दिए, चलो ठीक है, बट स्टिल आप देखो कि इट विल नॉट बी, इंडिया में बहुत कम होगा, हाँ जो हाई फाई फैमिलीज हो सकता है वहां पे वो क्लेम करना स्टार्ट करते हैं, बट अभी जो आपका ट्रेडिशन चल रहा है, मुझे नहीं दिखता कि आने वाले 10-20 साल कोई लड़की आपको जो है वो जाके क्लेम करेगी नहीं, क्योंकि वो साइकी में, सोसाइटी को साइकी में कि नहीं ये भाई का, हाँ, कहीं कहीं पे रेयर केसेस में है, उतना नहीं, ठीक है, कहीं कहीं पे। अब जैसे मान लो मणिपुर, अब तुम बात करोगे मेघालय की, तो वहां पे तो अलग ही कहानी ही अलग है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली ना वो बटेगा ना। मुझे इसमें देखो कोपार्शनरी राइट में मुझे एक समस्या क्या दिख रही है, मुझे एक कोपार्शनरी राइट में समस्या क्या दिख रही है पता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे कोई इशू नहीं है भाई उससे। पहले क्या था कि ये दो प्रॉपर्टीज थी, दो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे चलो एक भाई बहन, यहाँ पे एक भाई बहन थे, जस्ट इमेजिन, ठीक है, बहन यहां से चली गई यहाँ, ये प्रॉपर्टी पूरा का पूरा ऐसा ही रहा, कोई इशू नहीं। यहाँ की जो बहन थी ये कहीं और चली गई, ये प्रॉपर्टी जस का तस रहा। अभी क्या होगा कि बहन कहेगी कि भाई मुझे इसमें आधा हिस्सा चाहिए, डिवाइड करो, आधा इसको भी डिवाइड किया। ये लड़की यहां पे गई, बट यहां पे लेकिन इसकी भी तो ननद होगी सिविल की, भाई इसको भी तो डिवाइड करो। अब आपका प्रॉपर्टी जो है इसको आप बहुत
पार्ट्स में डिवाइड करो ऑलरेडी हमारे, और अगर इसको गांव के लेवल पे लेके आ गए तो फिर आपकी परेशानी और बढ़ने वाली, क्योंकि गांव में आप ऑलरेडी देखोगे हमारे यहाँ जो खेतों के साइज हैं वो बहुत छोटे हो चुके हैं। हाँ जी, है ना। और अगर अपने इसको लागू होना ये स्टार्ट हुआ, मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ठीक अलग बात है, अगर ये क्लेम एक्चुअल में होने लगा तो आप समझो कि जो आप बात कर रहे हो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स, वो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। और अगर आपको इसने पहले से देना स्टार्ट किया, पीछे से 2-4 जनरेशन पीछे, जस्ट इमेजिन कर लो कि 6-6 बच्चे हुआ करते थे, 5 लाइक 4.5 वजन एवरेज ना, जो आपको फर्टिलिटी रेट थी, तो जस्ट इमेजिन कर लो कि डिवीजन कहां जाने वाला है। तो एक एक इश्यू मुझे दिख रहा है ये, चलो दहेज की बात करें तो एक तो आपका कि लड़की का कुछ ना कुछ हक तो बनता है, वो एक बार चली जाती है जो अभी तक का प्रोसेस है उसमें वो कभी कुछ लेने नहीं आती आपसे, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी में उसका जो हक है 100% ना सही दहेज वजह आइडिया कि लेके जाओ कम से कम ये तुम्हारा जो है, मेरे प्रॉपर्टी में तुम्हारा ये हिस्सा थोड़ा सा ही सही वो मिलता था कम से कम, एक आइडिया ये है। दूसरा आइडिया ये है कि अगर दहेज ना हो तो सोसाइटी डिसबैलेंस होनी शुरू होगी। जैसे एक चीज है कि एक लड़की है, उसके पिता को पता है कि हाउ मच आई कैन पे, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जो सोसाइटी जहां पे जाएंगे वो तो अपने स्टेटस से, अपने आसपास के स्टेटस के लोगों से ही वो जाएंगे और वो लड़की उस घर में आराम से सेटल कर सकती है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये चीज ना हो, ऑब्वियसली ओपन मार्केट पॉलिसी किसी के पास जाओ, लेकिन आप क्या लगता है कि एक लड़की जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में रही हो, वो बहुत ही हाई फाई फैमिली में जाके सर्वाइव कर पाएगी क्या? या बहुत ही नीचे नीचे वाले तो जनरली नहीं जाएंगे अगर ये ऑप्शन ही खुल जाए तो लेकिन वहां पे भी उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कास्ट में एक आइडिया था ना, कास्ट में एक बेसिक आइडिया ये चलता था कि भाई कास्ट बुरा था और ये था, बहुत चीज था, लेकिन एक चीज में ये होता था कि जो लड़की आती थी, मान लो किसान की लड़की है, किसान के घर गई है, सी नोज ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि बचपन से उसने वही देखा है, ठीक है, सुनार है, कोई लाइक गोल्ड में प्रोफेशन उनका, उन्होंने घर में वही चीजें देखी, सो सी कैन हैंडल दैट थिंग वेल। बट अगर आप इमेजिन करो कि कोई बिजनेस फैमिली का है या कोई किसान फैमिली का, उसको बिजनेस फैमिली वाले घर में बिठा दो, इट विल टेक लाइक ईयर्स टू एडजस्ट, सारी चीजों को समझने में और जानने में इट विल टेक ईयर्स टू एडजस्ट। तो कहीं ना कहीं यही कहानी आपको डाउरी भी एक लेवल पे बैलेंस करती है। व्हाट इन केस अगर लड़की सेल्फ सफिशिएंट हो और इंडिपेंडेंट हो, लड़की ऑब्वियसली ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, हम लड़के हैं, हमें ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम सोचते हैं ना कि भाई एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कहीं से कुछ तो आइडिया हो, आपने सब कुछ किया बट हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट देखते हैं कहीं से, या एक अपना एक इकोसिस्टम तलाशते हैं। अब हम वो चाहें तो उस इकोसिस्टम से बाहर जाके काम कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, बट आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है ना हमेशा कि चलो कुछ नहीं तो मेरा एक बना बनाया इकोसिस्टम है। जैसे बहुत से लोगों को सुनोगे भाई कुछ नहीं करें तो चलो खेती कर लेंगे, दैट खेती वाज व्हाट, वो आपको एक इकोसिस्टम दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, चलो कुछ नहीं है तो मेरे पास वो ऑप्शन है, ये चीजें मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, आता नहीं है या कम से कम नहीं भी आता है तो मेरा मेरा अपब्रिंगिंग उस तरीके से है कि मैं कर लूंगा उस चीज। तो ये आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आई एम ओनली सेइंग कि दिस इज आल्सो अ वे टू लुक एट द थिंग्स, एक तरीका हो सकता है ये भी देखने का। या तीसरी चीज, एक चीज और भी, हम एक एवोल्यूशन की प्रक्रिया पढ़ते हैं ना, एवोल्यूशन की प्रक्रिया पढ़ते हैं, ये दहेज प्रथा कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ही तो है इंडियन सोसाइटी का, इवॉल्व भी तो हुई है सोसाइटी ऐसे, हो सकता है अलग अलग तरीके से देखा हो उन्होंने कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसमें से कौन सी चीज थी जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से सेटल हुई, वही तो बची, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सोशियोलॉजी में हर जगह यूज करते हो, यहां क्यों नहीं चलेगा? जब वो हर थ्योरी को दिखा देते हो, आई एम क्रिटिसाइजिंग, कभी कभी मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ सोशियोलॉजी को इसी तरीके से, वो सोसाइटी में दिखाते हैं अच्छा ये, लेकिन अगर वो एवोल्यूशन के थ्रू बचा है, अगर दहेज इतने सालों से आप काउंटर करो फिर भी बच रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो इसको बचा रहा है, समथिंग जो लोग उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। अगेन आई विल से कि इसको लेकर के जो घटनाएं होती हैं वो कहीं से जस्टिफाइबल नहीं, डेफिनेटली नॉट जस्टिफाइबल। मैं ये कारण अपने से अपने जो लेवल है, लेवल में बढ़कर उससे ऊपर में करते हैं ना, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब उसका ज्यादा घटनाएं होती हैं। अपने लेवल में करने में कोई उतना नॉर्मल चल जाता है, ये भी कारण है। हाँ, एक हो सकता है ये चीज आपको चलेगी, लेकिन ये ध्यान रखना आप पॉजिटिव लिखो, इसका मतलब आप कहीं से मत करना कि मैं दहेज को सपोर्ट करता हूँ अपने पर। हाँ बोलो भाई। हाँ 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 हाँ
हाँ मतलब हाँ उसके हाँ डिमांड हाँ मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली देखो अब धीरे धीरे देखो सोसाइटी, मैंने क्या बोला, चीजें इवॉल्व होती है, चीजें इवॉल्व होती है अगेन। अब आज के डेट में क्या हो रहा है, जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है, पहले क्या होता, लड़कियों पे पैसा खर्च नहीं होता था, ठीक है, जेंट अपनी फैमिली में, जैसे मेरी फैमिली आपको उतनी कैपेबल नहीं थी कि हम दोनों तीनों भाई बहन को पढ़ा सके। तो मेरे फैमिली में क्या हुआ कि भाई लड़की जो है वो नहीं पढ़ती, पढ़ने में हो सकता है मुझसे बेहतर, बट एज अ सोसाइटी इस तरीके से थी कि नहीं, लड़का जो है वो पढ़ेगा, लड़की के पास अगर और रिसोर्सेज बचती है तो विल सी। तो ये बहुत सी जगहों की कहानी थी। अभी क्या हो रहा है कि लड़कियों पे, अगर लड़कियां भी उतनी ही मेहनत, लड़कियों पे भी उतना ही पैसा खर्च हुआ, आप पे भी उतना ही पैसा खर्च, लड़की भी जॉब करिए, तो आपको भी ये लेने में सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने एक्स्ट्रा ऐसा मुझ में क्या है कि मैं उससे पैसा लूं। नहीं, लेकिन ये चीज पहले नहीं थी, इसको मैं 20 साल पहले ले जाके देखो। तो अगे जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करेगी ना, चीजें बदलेगी, चीजें बदलेगी, चेंजेस आएंगे, चेंजेस चेंजेस तो कांस्टेंट है ना, वो आएंगे। अब हाँ, ये भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए, तो और लड़की जो है, लड़कियों का फिर से ये हो, तो बोलेगा कि भाई कुछ तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम बेसिक आइडिया जो है कि अपना रूम सेटअप करने के लिए जो चाहिए होगा, एक नया फैमिली सेटअप कर रहे हैं, लड़का भी बाहर जा रहा है, लड़की भी बाहर जा रही है, तो लड़का अपने घर से कुछ डॉरी लेके आएगा, अपने घर से लेके आएगा सही, और लड़की कुछ अपने घर से डॉरी लेके आएगी, दोनों एक मिलके एक अपना घर सेटल करेंगे। इट कैन बी एन आइडिया, फ्यूचर में हो सकता है, वी डोंट नो। चलो, हाँ जी, वही तो होना है। आप घर भी सेटल करोगे ना नया, सबको अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है हर जगह, आपको रहना नहीं है साथ में, तो नहीं रहना तो नया घर चाहिए शादी होते ही। देखो आज मैं कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आज मैं कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नो कि बच्चे छुट्टी मनाने चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना पढ़ो। चलो इसमें लिख लो गुजरात डिक्लेरेशन। चलता 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 चलता। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे इसके नेगेटिव। हाँ नहीं नहीं, ग्रेड वाली केस में इसको बिल्कुल नहीं, ये है और बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा। किस लिए वो मांग करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप दे नहीं पाएंगे, वो प्रेशराइज करता है, क्योंकि वो जान के अपने लेवल ज्यादा कर लिया है, वो दे नहीं पा रहा है, इस कारण से ज्यादा वो चीज। अब नहीं देखो इसके, हाँ जी, ज्यादातर ये अब देखो मैं तो गुजरात डिक्लेरेशन, इसमें ये गुजरात डिक्लेरेशन याद रखना, जो आपको WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था 2023 में, इसको लेकर के आपको गुजरात डिक्लेरेशन एक आउटकम डॉक्यूमेंट था। तो एक आपको अगेन एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ कहां था, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें इसका जो आउटकम डॉक्यूमेंट था इसमें मेंशन किया था। देखो आउटकम डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ नहीं था, एक इसका ब्रीफ आइडिया यही था कि धीरे धीरे अपने को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन है उसमें धीरे धीरे लेकर के अपने को ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को भी इनकॉर्पोरेट करने का। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना होगा तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जस्ट थिंक, स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, डायरेक्टरी उसकी बनाओगे आप, एक स्टैंडर्डाइजेशन में क्या कि भाई डायग्नोसिस का क्या स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, बीमारियों को कैसे आप डिफाइन करोगे, ये सारी चीजों का लेकर स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। साथ ही साथ आप R&D आपको करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस फील्ड को बेहतर करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लेकर के। चीजें कुल मिला के यही थी आउटकम डॉक्यूमेंट में। तो आउटकम डॉक्यूमेंट का इनका जो पर्पस था दैट वाज टू, लाइक लिखी लो इसको, दैट वाज टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन
integrate traditional medicines with allopathy or other treatment lines for better outcomes. बेसिक आइडिया, उसका बेसिक जो विजन डॉक्यूमेंट था उसका बेसिक पर्पस है। अब उसमें लेके उन्होंने स्टेप्स बताए थे फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड हेल्थ आउटकम्स। लिख लो, फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड हेल्थ आउटकम्स। अब देखो, हर मेडिसिन की अपनी कुछ खासियतें हैं, हर मेडिसिन की अपनी खासियतें। जैसे अगर आप देखोगे आयुर्वेदा में आपको एक चीज दिखेगी, आपको ये किसी भी मेडिसिन में ये नहीं बताया जाता कि अगर आप हेल्दी, जनरली मेडिसिन क्या डील करती हैं कि अगर आपको इलनेस हुई तो आपको ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। आयुर्वेदा इज अ सिस्टम जो कि आपको ये भी बात करता है कि अगर आप हेल्दी हो तो आपको हेल्दी कैसे रखने का है, आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक कैसे हेल्दी रखने का है वो। या जैसे अब मान लो कि एलोपैथी मेडिसिन, तो एलोपैथी मेडिसिन क्या करती है कि आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन पे फोकस करती है। जनरली उसका स्पेसिफिक इशू, लीवर का इशू होगा तो इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन लीवर वाली कहानी होगी, साथ में थोड़ा बहुत हाँ की दवा देंगे तो गैस हो जाएगा, उतना ही लेके चलते हैं। आयुर्वेदिक में क्या दिखेगा आपको कि ये एक होल सिस्टम की बात चलेगी। इट विल नेवर बी लाइक कि आपका ये इशू है तो केवल इस पे फोकस होगा। नो, ओवरऑल वेलबींग की बात होगी, नॉट ओनली द फिजिकल वेलबींग, ऑल्सो द मेंटल वेलबींग, उसकी ट्रीटमेंट। तो इसीलिए क्या कहता है कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज है, लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए आपको आयुर्वेद लोग क्यों प्रीफर करते हैं। डॉक्टर्स भी जनरली आज देखोगे, मॉडर्न डॉक्टर्स भी कई बार आयुर्वेदिक रेजिम्स को इंक्लूड करा देते हैं कि भाई ये जो है आप थोड़ा बहुत करो। रीजन क्या है कि उसका जो है सिग्निफिकेंस वो लॉन्ग टर्म में, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको ज्यादा दिखेंगे। एलोपैथी क्या होता है कि अगर अचानक से कुछ हो गया तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपको वहां पे आयुर्वेदिक में जनरली हेल्प नहीं मिलेगी, यू नीड द एलोपैथी। तो हर मेडिसिन की अपनी खासियतें, अगर आप उसको इंटीग्रेट करके लेके आते हो तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि लोकल हर्ब्स वगैरह यूज हो जाती है तो आपका कॉस्ट वगैरह भी हो सकता है टाइम के साथ कम, स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। अब क्या होता है यहाँ पे कि दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते थे दो जो है नॉट स्टैंडर्डाइज, उनका कोई टेस्टिंग लैब से होकर के कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन के अच्छे से ये पास हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं पता चलेगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। कई बीमारियों में जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है भस्म का, भस्म, ठीक है। अब भस्म में होता कुछ नहीं है, वो डिफरेंट मेटल्स होते हैं या अलग अलग चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको काफी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाएगा, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उसको गुजारा जाता है एंड दोज आर कॉल्ड भस्म। अलग अलग होते हैं, जैसे लेड का भस्म होता है, तो लेड का भस्म अलग अलग बीमारियों में यूज होता है। अब होता क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसकी एक पद्धति डिफाइन है कि ये भस्म बनाने की प्रक्रिया क्या है पूरी की पूरी, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल वर्क। अब क्या होता है कि जो आज आपको आयुष डॉक्टर्स दिखेंगे, ये दिखेंगे तो थोड़ी ना भस्म खुद से बना रहे हैं, वो आउटसोर्स कहीं से लेते हैं। अब वो कंपनियां क्या करती हैं, कॉस्ट कट करने के लिए दे विल नॉट फॉलो द गिवन पाथ दैट वाज गिवन इन द आयुर्वेद। तो उस भस्म का इंपैक्ट उस तरीके से नहीं होगा क्योंकि उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स दूसरे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई आप जो भस्म यूज कर, इसमें बहुत हाई मात्रा में हैवी मेटल्स, इसमें बहुत हैवी मात्रा में आपको लेड मिली तो पॉइजनिंग करा देगी। तो गलती इसमें ना तो आयुर्वेदा की थी ना तो उन डॉक्टर्स की थी जिसने इसको प्रिस्क्राइब किया। गलती कहां से हुई, आपने इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज नहीं किया, ये भस्म बनाने कैसे है। कंपनीज को लगा कि मैं यहाँ पे कॉस्ट जो है कट कर सकता हूं, उसने कॉस्ट कट कर लिया, उसका इंपैक्ट किसके पड़ा, उसके हेल्थ पे पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप इस चीज को स्टैंडर्डाइज करोगे, इसका जो प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करोगे प्रॉपर, तो हो सकता है टाइम के साथ ये आपको बेहतर रिजल्ट दे, बेहतर ना तो कम से कम एक इंटीग्रेट तो हो ही जाए साथ में। ये बेसिक आइडिया था। इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे काम जो है ये दिस वाज ऑल मेंशन इनसाइड दिस गुजरात डिक्लेरेशन। तो इतनी कहानी थी आपको। ये आपको जो ग्लोबल समिट हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन का 2023, अगेन याद रखें अपने गुजरात में हुआ था, तो उस समय ये आए थे ना, WHO के हेड आए थे इंडिया, तो इसके लिए आपको रहेगा। अच्छा, फिर से यही कर लिया क्या, ठीक है, चलो। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोटिफाइबल डिजीज। नोटिफाइबल डिजीज। अब नोटिफाइबल डिजीज की क्यों चर्चा हुई, इसकी चर्चा इसलिए हुई कि चाइना ने कोविड को डिक्लेयर करने में देरी करी थी। जैसे हमारे यहाँ दो तरीके हो सकते हैं, या तो WHO खुद ही सर्विलेंस करते रहे, उसको कोई इंफॉर्मेशन उनको मिलती है,
तो उसके बेसिस पे वो अपने रिसर्च के बेसिस पे वो बता दे कि भाई आने वाला ये जो डिजीज है ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न बन सकता है ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न। दूसरा क्या होता है, कोई कंट्री अपने हिसाब से उसको लग रहा है कि भाई मेरे यहाँ कोई डिजीज बढ़ रही है तो कम से कम मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को सूचित कर दूं। दोनों चीजें, वो नहीं बताना चाह रहा दो चीजें हो रही थी। चाइना अपने इस चीज को काफी दिन तक डिनाई करता रहा, सिक्रेट करता रहा। उस जब स्प्रेड ज्यादा हो गया तब वो बताया वो तब इंटरनेशनल कंसर्न बने जब डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करेगी। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे 2-3 मेजर कारण है। ठीक है, देखो डब्ल्यूएचओ, देखो एक चीज है, ऑब्वियसली चाइना कैन इन्फ्लुएंस इट्स, बनाना चाह रहा था वो तो अलग अलग थियरीज थी। उस कारण से भी वो नहीं देखो, वो मैं एक नहीं कहूंगा, 2 3 चीज होती है। एक चीज है कि जब मेरे यहाँ कोई डिजीज फैलनी शुरू हुई तो चाइना, एक चीज थी कि ये जहां पे फैल रहा था, एपिसेंटर था, वो था वुहान, काफी पॉपुलेटेड था। अगर चाइना बहुत जल्दी भी डब्ल्यूएचओ को नोटिफाई कर देता, होता है ना, जैसे अब आप इमेजिन कर लो कि मैं ही वहां पे, अपने आप को इमेजिन कर दो कि मैं वहां पे ऑफिसर हूं, तो आपको लगेगा कि अगर मैं इसको, अभी आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं इसको लेकर, नई डिजीज थी, किसी को कोई आइडिया नहीं था, तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा समय लेते हैं, होल्ड करते हैं कि कितना खतरनाक ये बीमारी हो सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी भी कर देते हो तो 2 चीजें होंगी, एक तो कि आपकी पब्लिक पैनिक कर जाएगी, आपकी खुद की भी तो पब्लिक है वहां पे, वो पैनिक करेगी, और दूसरा कि आपके यहाँ एक ये चीज दिखाता है कि भाई आपके पास वो क्षमता नहीं है कि आप अपने यहाँ डिजीज को कंट्रोल कर सको। एक दिमाग में वो भी चीज आता है, चाइना को अपना इमेज बिल्डिंग भी तो करनी है। तो इसके वजह से चाइना जो है काफी देर तक उसने वो चीजों को कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ऑब्वियसली कंटेन करने की कोशिश किया। इसमें गलती डब्ल्यूएचओ क्या थी कि आपको जब रिपोर्ट्स थोड़े बहुत भी आ रहे थे, आपको ग्राउंड पे जाके वेरीफाई करना चाहिए था। डब्ल्यूएचओ ने गलती, डब्ल्यूएचओ से जो चूक हुई, मैक्सिमम जो उसको क्रिटिसाइज किया गया वो इसी चीज के लिए किया गया कि आप ग्राउंड पे उतरे ही नहीं जब तक आप, ये मामला बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया। आप चाइना से पूछते थे कि कैसा है, तो चाइना कहता सब चंगा सी, अभी कह देते दुनिया को कि सब चंगा सी, कोई इशू नहीं। जबकि ये रिपोर्ट आने उसी समय मैं दिल्ली गया था, तो मुझे याद है, डेफिनेटली याद है कि अक्टूबर नवंबर में ये कहानी शुरू हुई थी, ठीक एग्जैक्ट नहीं याद है, बट अक्टूबर नवंबर में का एक केसेस, 2 केसेस, तो कैसे जैसे मंकी पॉक्स को पढ़ा आपने, वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा, तो खाली इसको घोषित करने के बाद पढ़ा, बट आया था कि अच्छा इस तरीके कोई डिजीज मिला है वुहान में, और इसका जो सिम्टम्स है फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंजा टाइप सिम्टम्स मिले, ये कहानी आ रही थी नवंबर। दिसंबर आते आते ये थोड़े केसेस में चर्चा बार बार बढ़ने लगी, क्योंकि न्यूज में आर्टिकल्स बार बार आने लगे। तब तक डब्ल्यूएचओ ने कोई एक्शन नहीं, डब्ल्यूएचओ ने एक्शन लिया जाके जनवरी में, जनवरी 15 के आसपास में, जनवरी डब्ल्यूएचओ ने कहा कि नहीं भाई ये जो है थोड़ा, इसमें डब्ल्यूएचओ के साथ क्या, और डब्ल्यूएचओ इसमें क्या था ना, रुख अपनाता रहा कि कभी कहता था कि बहुत खतरनाक नहीं है, फिर कुछ स्टेटमेंट आता कि नहीं थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये प्रेशर पॉइंट भी चलता है। अब डब्ल्यूएचओ को क्या कहा जाए, इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा इसको ज्यादा गाली भी दी, इलेक्शन का भी टाइम था ना उस टाइम में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ये जो सारा करा धरा ये डब्ल्यूएचओ का है, उसने ठीक से नहीं किया, वो चाइना पॉलिसी चल रही थी, और अमेरिका जो बात कहता है वो बात भाई दुनिया सुनती है, तो डब्ल्यूएचओ पे भी बहुत ज्यादा पड़ा। और डब्ल्यूएचओ नहीं भी करती, डब्ल्यूएचओ के पीछे भी कारण है कि वो अगर कर देगा तो सारे देश जो अचानक से रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगने वाले हो, ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो वो वही होता है कि पैनिक सिचुएशन किस लेवल पे जाकर के आप, ये आपको भी जब आप गवर्नेंस में जाएगा आपको लगेगा, आपके सामने भी सिचुएशन है किस लेवल पे जाके मैं कहूं बताऊं चीजों को। तो कई बार होता है ऑफिशियल होता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे इस चीज को, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम ऐसा ना करें कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करा दे, और कई बार वो चीजें आप कंट्रोल कर लेते हो और कई बार नहीं होती, जो नहीं होती तो फिर वो फेलियर्स में गिनी जाती, जो हो जाती है उसको सक्सेस के रूप में कोई गिनता है कि नहीं गिनता, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है ये नोटिफाइबल डिजीज क्या है, सो दीज आर द डिजीज those are required by law to be reported to government authorities। पहली चीज, डॉक्टर्स को ये डिजीज मेंशन है कि अगर आपको इसको ये मिलता है, आपको पेशेंट मिलते हैं, यू नीड टू इन्फॉर्म दिस थिंग, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसको मैंडेट करता है डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 1969। देखो डब्ल्यूएचओ को बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस, उसमें से ही आपको 1969 ये इसने आपको मैंडेट करा हुआ है कि दैट आप इसको करोगे। इसका पर्पस बेसिक यही है कि ग्लोबल सर्विलेंस जो है ये होता रहे। कुछ खास डिजीज है इनके फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर स्प्रेड हुआ या उसमें म्यूटेशन हो गया, कुछ अलग हुआ है तो चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको भी क्या कहें ग्लोबल सर्विलेंस के। जैसे अब कोविड जो कोविड है, तो कोविड अब पीएचई से उसको बाहर कर लिया गया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं है वो, उसको आई थिंक मई 2023 में ही बाहर कर लिया गया था, लेकिन उसका ग्लोबल उसको इसके अंदर में रखा गया, नोटिफाइबल डिजीज के अंदर।
क्यों? क्योंकि हो सकता है म्यूटेट करने की उसमें क्षमता है, और म्यूटेट करके कुछ ऐसा स्ट्रेन बना दे जो हो सकता है काफी तेजी से फैल जाए। तो आप उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं रहेगा, पर ग्लोबल सर्विलेंस आप उस पर जारी रखो। तो इसके लिए नोटिफाइड डिजीज को आपको नोटिफाई करते रहने का है। सेंटर जो हमारी इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लेना, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज नोटिफाइड सेवरल डिजीज सच एज कोलेरा, लेप्रोसी, मेनिंगाइटिस, पर्ट्यूसिस, प्लेग, टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। तो बहुत सारी जो स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, तो गवर्नमेंट इसको बताते रहती है कि भाई इसको इसको नोटिफाई। तो अगर डॉक्टर को कोई भी ये केसेस मिलते हैं, जैसे एचआईवी का अगर डॉक्टर के पास केस आता है, इट नीड टू रिपोर्ट, ही शी नीड टू रिपोर्ट कि भाई मेरे पास ये केस है, जहां भी उनका होगा, अपने कॉलेजेस में होते हैं या उनके हॉस्पिटल्स में ही होता है, हॉस्पिटल फिर अपने इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटीज को, तो दे विल इन्फॉर्म दिस थिंग। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये, क्योंकि एचआईवी है ना, अगर आपने नहीं बताया। हाँ 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 हाँ, ये कौन सी बीमारी फैली थी बीच में? जी का ही था ना? अच्छा, एड्स नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में तो एड्स का इशू तो बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली चीज आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, केरला कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया है, जरूरत से ज्यादा एडवांस हो जाना भी ना फिर परेशानी करने लगती है। नहीं, वो वेस्टर्न घाट्स का, वो वेस्टर्न दो तीन चीजें हैं, देखो, एक तो वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस आपको मिलेंगे जो कि जैसा है ना, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा केवल फूल फेल फूल मतलब पौधों की ही थोड़ी होगी या जानवरों की थोड़ी होगी, डिजीज की भी हो सकती है। जैसे कुछ कुछ डिजीज, जैसे कैस्टूर फॉरेस्ट सिंड्रोम आया था, कैस्टूर फॉरेस्ट डिजीज, जो कर्नाटका और रीजन में स्पेसिफिकली मिलता था, ठीक, उसके बेसिस पे उसको नाम रख दिया। तो क्यों? दूसरा कि एक यहाँ पे मतलब अलग अलग देशों से उनका माइग्रेशन ज्यादा है, ठीक है, गल्फ वगैरह जाते। तीसरा, वहां के जो गांव है ना, हमारे यहाँ गांवों से बहुत अलग है। जैसे हमारे यहाँ गांवों का पॉपुलेशन आप देखोगे तो कितना होता है, 2000, 3000, 4000, नहीं, इतना ज्यादा देखिए तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। वहां पे गांव का मतलब कि कम से कि एवरेज पॉपुलेशन वहां गांवों का 10,000 है, तो इट्स नॉट अ गांव। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी भी हाई, गर्मी है, ट्रॉपिकल एरिया है ना, ट्रॉपिकल एरिया में डिजीज ऐसे ही ज्यादा सर्वाइव करते हैं, है ना। ज्योग्राफिकली अगर कोई आप देखो गर्मी ज्यादा हो और टेम्परेचर ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो डिजीज के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। खास करके जो बहुत सारे बैक्टीरिया, और ये देखो गर्मी अभी 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 मौसम में कैसा आदमी बीमार पड़ता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही अप्रोप्रिएट होती है बैक्टीरिया पैथोजन के सर्वाइव करने के लिए। इवन ब्रेड ला के रख दो और 2 दिन के बाद देखो अगर ऐसा है तो पता चला कि खत्म हो चुका, नॉनवेज ना खाया जाए, ये भी इसके पीछे कारण है कि नॉनवेज में आपको क्यों मना किया था सावन में, मतलब एक जनरली इसके पीछे जो आइडिया है कि भाई ये जो मौसम होता है ना, ऐसा मौसम होता है कि इसमें आप कुछ भी मीट वगैरह ला के रखोगे ना, 1-2 घंटे में भी ये चांसेस है कि उसमें पैथोजन डेवलप हो सकते हैं, इट्स अ चांस, ठीक है। तो ये तो केरला में ये सारी चीज आपको फुलफिल करती है, बहुत सारे इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन है, डेंसिटी ज्यादा है, गर्मी टेम्परेचर वैसे कंडीशन के हैं, ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट खुद का वेस्टर्न घाट्स में हो सकता है बहुत सारे पैथोजेंस एंडेमिक आपको मिल जाए, तो ये चीज जो है आपको केरला में बनाती है उसको। ये चीज किसी कंडीशन से नहीं आता, आई एग्री आई एग्री। एड्स तो देखो क्या ही कहें इसको, बहुत हद तक देखो प्रोटेक्शन के बेसिस पे एड्स काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। जनरली केरला एपी सेंटर हुआ नहीं करता था, एपी सेंटर आपका नॉर्थ ईस्ट बचा था। हाँ, ड्रग्स का इशू, ड्रग्स कार्टेल तो एक्टिव है। अब ये ही नहीं, आप इवन पंजाब में जाओगे ना, तो पंजाब में भी मुझे लगता है कि ये कहानी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। पंजाब में मैं तुम्हें बताता हूँ, एक घटना हुई थी हमारी कि, एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये पंजाब का कोई इशू है, मेरा कोई पर्पस नहीं है, पर्पस हुआ ये था कि मैं एक जस्ट मैं गया हुआ, तो वहां पे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग चले गए थे घूमने, और फिरोजपुर इज लाइक बॉर्डर टू पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान वहां शुरू हो जाता है, तो बॉर्डर है काफी ज्यादा वहां पे ड्रग्स। तो मैं ऐसे ही दुकान पे थोड़ा टेंस, कुछ कारण से हम लोग परेशान थे, मैं जस्ट बैठा हुआ था, और एक आया लड़का, वो तो यंग ही होगा, एंड ही केम एंड कुछ चाहिए। मैंने बोला हाँ चाय ऑर्डर किया है, ठीक है, मैं चाय पीने के लिए था। अब नहीं और कुछ चाहिए तो बताओ, कोई मुझे कुछ तो नहीं चाहिए। अरे नहीं तुम टेंशन में लग रहे हो, तो हाँ टेंशन में है तो ठीक है,
तो फिर उसको बोलना पड़ा कि कोई भी पाउडर चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तब बोलना खुल के बोल रहा है। बताओ यहाँ पे लोग मतलब सेल्समैन लगे हुए हैं भाई, पूछ पूछ के बेच रहे हैं, तुमको चाहिए तो ले लो। और वहां पे ये समस्या काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी जगह मुझे कहीं ऐसे में, बट फिरोजपुर में ये इंसिडेंट इनकाउंटर करने को मिला। हाँ जी, हाँ हाँ, ड्रोन वाला इशू, और ये काफी इंटरनल सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू हो गया आपको, आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ये चीज है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ये मेंशन रखना कि नोटिफाइबल डिजीज की जो जिम्मेदारी भारत में है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हेल्थ जो है ऐसे भी हेल्थ किसके अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, तो इसी वजह से हेल्थ जो आपको नोटिफाइबल डिजीज है, इनको नोटिफाई करने का भी जो आइडिया है, दैट कम्स अंडर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको पोटेंशियल क्वेश्चन कहीं भी रहेगा, कभी भी हो सकता है, इसको कोई ये नहीं है। चलो इसके बाद थोड़ी सी चर्चा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे, इस पे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे, ना कि डिजीज के ऊपर अपने आप में हम चर्चा नहीं करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों जरूरी है, देखो पहली चीज की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, सिंपल सी कहानी कि जहां पे पैथोजेंस इन्वॉल्व नहीं होते, वहां पे फैक्टर्स जनरली क्या काम करते हैं, आइदर जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर या बिहेवियर, इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो आज के डेट में डिप्रेशन जो है काफी बड़ा बीमारी हो गया है। मैं सुन रहा था इवन क्लास 9th क्लास 10th के बच्चे जो है उनको डिप्रेशन हो रहा है। मैंने बोला हमारे टाइम में ऐसा कहते थे तो डंडा पड़ना था, ये कौन सी बीमारी है, और हमें हुआ भी नहीं आज तक। ठीक है, हम अकेले नहीं रहते थे ना, हम स्कूल से निकलते हुए मतलब भागा दौड़ी करते हुए दिन भर खेलते हुए टाइम नहीं लगता, पता है अकेला हो गया तब तो तुम्हें पता है डिप्रेशन भी कोई चीज होती। तो आजकल के बच्चों देखोगे 8 9 10th में उसको क्या तो डिप्रेशन हो रहा है। ऑब्वियसली आप अकेले हो गए हो, आप मोबाइल पे फोन पे आप देखते हो कि अच्छा ये तो सिंगापुर गया घूमने, मुझे तो नहीं, मैं नहीं जा सकता, तो आपको वो आने लगती है अंदर से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगती है। ठीक है, हमें हमें क्या बुरा लगता था कि भाई हमारे बगल वाले का टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स थोड़ा अच्छा दिखता है, हमको उसको लेकर के कि भाई मेरे आज मेरे लंच, हमारी टेंशन उतने तक सीमित थी। 9 10 तक भी आपको कहाँ कितनी टेंशन रहती थी। बट आजकल जो है आप दुनिया को देख रहे हो, तो दुनिया को देखने का नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील होती है कि भाई मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं इस पार्टी को, तो आप बच्चे को लगता है कि यार मैं क्यों नहीं जा सकता। वही वही फोन ही बता रहा हूँ, फोन ही तो कारण है, पता नहीं चल रहा है, आप दुनिया से कट गए हो, गेम्स वगैरह खेलना बंद हो गया, शहरों में डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है। स्कूल की नहीं, स्कूल्स में नहीं भी पहले के टाइम में आप देखोगे थोड़ी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी शहरों की ना, तो आपको गेम्स खेलने के लिए जगह मिल जाती थी, प्रॉपर खेल लेते थोड़ा बहुत। हाँ नहीं बोल रहा हूँ, सही बात क्यों, ठीक है अच्छा इसके, अरे वो एक कारण है कि बच्चों में सेक्सुअल एजुकेशन की कमी है, that's definitely a cause, I'm not saying that not a cause, but that's not the only cause, वो cause किसी और cause का symptom है। सबसे बड़ा रीजन ये है, आप करते हैं ना, सबसे बड़ा रीजन ये है। देखो एक चीज है कि सेक्स एजुकेशन होना ना, ऑब्वियसली मैच्योरिटी आपको थोड़ी पहले आ रही है, आप अब जो है बिकॉज ऑफ फूड कह लो या जो कह लो, ठीक है, हमारी फूड ये हो गई है, तो चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, उनका जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी हिट करने का एज है वो थोड़ा कम हो गया है। अब लड़कियां भी इवन 7th 8th के क्लास में जाते थे, आई थिंक पॉवर्टी हिट कर, या उससे भी कम में हिट कर जाती है, इट्स अ कॉल। ठीक है, लड़कों में भी वो हार्मोनल चेंजेस थोड़ा पहले हो रहे हैं, तो ये इसको हम डिनाई नहीं करें, और डेफिनेटली जब आपको हार्मोनल चेंज होंगे, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंज होंगे, तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस सब कुछ बदलता है। और ये जो ऐसा टाइम होता है, खास करके जो टीनेज हम लोग कहते हैं ना, ये टीनेज ऐसा टाइम होता है जहां पे बच्चे को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है एक साथ, वो दुनिया अभी अभी वो बच्चा से बड़ा होने की प्रक्रिया में होता है, बड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और उसको बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, और बहुत सारे इवन इमोशनल चीजें हो रही होती है, उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। और आज के डेट में आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो चुकी हैं, पूछोगे किससे, बड़ा भाई अगर कोई हुआ तो ठीक है, वो बड़ा भाई को भी कितना बड़ा होगा क्या क्या बताएगा। फैमिली में फादर मदर घर पे नहीं रह रहे, किसी को नहीं पता, न्यूक्लियर फैमिली। इंटरेक्शन बगल के सोसाइटी से किसी से कोई लेना देना है नहीं, आपको खेलना कूदना है नहीं, अकेले हो चुके, तो जाओगे कहाँ। आपके पास ऑप्शन बचता है, हाथ लेके मोबाइल ले लो। ठीक है, बोलो सर, ये सब जो टॉपिक है, हाँ, स्कूल में भी इसको मतलब टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सोसाइटी में भी पेरेंट्स मतलब ऑब्वियसली, हाँ हाँ हाँ, कैसे बोली कैसे बात ऑब्वियसली ये चीज आपको देखने मिलेगी ना, गलत बात किया जाता है सर कि स्कूल में सब सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा,
नहीं होता, नहीं होता। गड़बड़ कहाँ पे होती है कि जब आप ये नॉलेज सही जगह से नहीं, हाँ बताओ। जो हम चैप्टर पढ़ाया जाता था क्लास क्लास 9 चैप्टर के होता तो उस चैप्टर को स्किप कर दिया, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आइडिया है। हम्म हम्म। ये तरीका हो सकता है वो बायो के टीचर आप इमोशनल सपोर्ट का बात करते हैं नहीं, यहाँ पे उसमें नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखो गार्जियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कारण देखो कि अब पहले क्या होता था, पहले आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, कम्युनिटी लेवल पे आपको सपोर्ट मिल जाता था, कैसे भी मिले, सही मिले गलत मिले उसकी बात नहीं कर रहा, बट एक लिमिटेड तरीके सपोर्ट आपको मिल जाता, थोड़ा बहुत कम से कम पीयर ग्रुप ही हो जाता, आपका ठीक ठाक हो जाता था, उसमें कुछ सीनियर्स में कुछ आइडियाज आपको मिलते थे। अब जो है आप इतना दुनिया से कट चुके हो ना कि जो चेंजेज आ रही हो आपको खुद ही झेल रहे हो आप, और गार्जियन अगर उस टाइम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो फिर वो डायरेक्शन गलत होना ही। और जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलता, डेफिनेटली जब स्कूल से नहीं मिलता तो आप गलत सोर्सेज से लेके आते हो, और गलत सोर्सेज से जब एजुकेशन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हर चीज सही नहीं होगी, 50% 80% चांसेस होंगे उसमें गलत गलत बातें होती, तो हम भी वैसे ही सीखे। बाद में भले आप मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद आपने बहुत सारी चीजें जानी सीखी, ऑब्वियस सी बात है, बट उसके पहले जो है काफी मुश्किल था। आपने कई गलत चीजें सीखी होंगी, बाद में आपने रियलाइज किया कि नहीं, ये जो मैं जान रहा हूँ दैट्स आइडिया इज रॉन्ग। इसीलिए देखोगे कि यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इनका एक इनिशिएटिव है, बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं कि हम कम से कम स्कूल लेवल पे प्रमोट करें इन चीजों को, ये आइडियाज को बच्चों को लेकर के कि आखिर भाई ये क्या चीजें हैं, उनको अर्ली ऐसे, अगर आपका मैच्योरिटी का एज कम हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस की एज कम हो रहा है, तो आप उस एज को भी लेके नीचे आइए, और टाइम के साथ आप रिएक्ट करने में देरी करेंगे तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट रिपरकशन आपको दिखेंगे। और इवन देखो, इवन जो रेप्स वगैरह है, इंसिडेंट चल रहा है ना, रेप्स वाले इंसिडेंट में भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने सेक्स एजुकेशन को अच्छे से समझा नहीं, कि सेक्स एजुकेशन ये इमोशनल, इसका एक इमोशनल पहलू भी होता है, फिजिकल पहलू भी होता है, इमोशनल पहलू भी होता है। आपके जब विशेष नहीं फुलफिल हो पाती, या आपने विशेष को अलग तरीके से इमेजिन कर लिया, तो ऑब्वियसली उसका एक ये होगा। पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है इंडिया में, भारत जैसे देश में, ये इवन वर्ल्ड लेवल पे ये प्रॉब्लम है ना, पोर्नोग्राफी पॉर्न एडिक्शन, और इससे इसके बहुत से मेंटल चेंजेस होते हैं। बहुत सारी स्टडीज ये बताती है कि जो नशा अल्कोहल में है, जो होता है ना, जो ब्रेन में चेंजेस आती है, कि वही रिलीज होती है उनको अलग अलग हार्मोन्स, डोपामाइन ऑब्वियसली, कि आपको जो है, जो जैसे होता है ना नशा लगता है कि भाई मुझे पीना है, शाम में होते ही अब चाहिए, पॉर्न इज मोर लिथल टू दैट। और इसमें सबसे दिक्कत कहाँ है ना, कि इसमें पॉर्न के स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल होते जाता है विद द टाइम। यानी पहले जैसे होता था पौवा एक पैग में मजा आ जाएगा, धीरे धीरे जो है 2 पैग में कुछ नहीं हो रहा है, बढ़ते बढ़ते वो 5-7 पैग भी लगा रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वो लेवल जो आपको हाई होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। पॉर्न भी ऐसे स्टेजेस में काम करता है। पहले नॉर्मल आप ऑप्शन वीडियो थोड़ा सा भी देखा तो उसको जो अराउजल चाहिए था वो मिल गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाएगा। अब जो है वो ब्रूटल सेक्स की तरफ भी चला जाता है तो भी शायद उसको ना मिले, और ये क्या करता है, ये आपको इनसेंसिटिव बनाता है इमोशंस के प्रति। सीधी सी बात है, आप ब्रूटैलिटी की तरफ जाओगे तो इमोशंस के प्रति इनसेंसिटिव होते चले जाओगे, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आप देखोगे कि बहुत स्टडीज, आई एम नॉट सेइंग ऑल, और बहुत सारी स्टडीज इस चीज को सपोर्ट करती है कि पोर्नोग्राफी के जो एडिक्ट होते हैं ना, उनके चांसेस होते हैं कि दे विल, उनके कुछ बिहेवियर जो है वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। देख रहे हैं आप, वही कारण है और क्या है? एक कारण तो है ही, ऑब्वियसली 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 ऑब्वियसली। चलो, सो एनसीडी में ध्यान रखोगे, बीमारियां जेनेटिक्स हो सकती हैं, एनवायरमेंट हो सकती हैं, बिहेवियर रिलेटेड हो सकती हैं। मेजरली जो हम देखते हैं आज की डेट में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, ब्लड फ्लो के रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, कैंसर दिख रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस फूलना, अस्थमा, ये सब बीमारियां, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां, ठीक है, या डायबिटीज हो गया, तो ये सब मेजर जो इश्यू है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, ये दिखेंगे आपको, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। ऑब्वियसली ओबेसिटी एक ऐसी समस्या है जो भारत में क्या हर जगह बढ़ रही है, तो हम आने वाले टाइम में हम ट्विन चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। एक तो है कि अंडर न्यूट्रिशन की, आज भी आपको इंडिया में जो है बहुत सारे लोग के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, तो अंडर न्यूट्रिशन इज डेफिनेटली एन इशू, बट उसके साथ ओबेसिटी इज अ ग्रोइंग कंसर्न। ओबेसिटी जो है, अभी अगर आप बात करोगे 20+ एज वाले ग्रुप की, या एडल्ट मेल फीमेल में, तो ये बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे यहाँ। ये करीब करीब हमारी 1/4 पॉपुलेशन, 20% से ऊपर है, 23-24% के आसपास चलती है, बट यू कैन राइट कि 1/4 ऑफ पॉपुलेशन जो है आपकी, जो आपका एडल्ट एज में है, वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी के प्रॉब्लम से जूझ रही है।
and women are more lethal. Women are more subject to this obesity issue. विमेन को ये समस्या ज्यादा है कंपेयर टू मेन, परसेंटेज में 1-2% ज्यादा है, बहुत का अंतर नहीं है, बट विमेन में, ठीक है। और बच्चों में भी अंडर 5 में भी अब धीरे धीरे ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ओबेसिटी वाला इशू, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिजिकल एक्टिविटी का बंद होना ये इसका बहुत बड़ा एक कारण है, लिमिटेड हो जाना, ठीक है। अब जो है गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन एक्टिविटी आप देखोगे विमेन में भी क्यों बढ़ रही है, एक्टिविटी बंद हो गई, ठीक है। तो पहले था कि काम ज्यादा था, आपने काम को कम किया, ठीक है, वॉशिंग मशीन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बट अब आपने एक्टिविटी अपने आप को पूरी तरीके से ही आपने बंद कर दिया। कम से कम ठीक है आप ना करो काम, वॉक तो कर लो, सीढ़ी तो चढ़ लो। मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूं, मैं पहले जिम जाता था, मुझे याद है ऐसे ऐसे लोग आते थे कि 4th फ्लोर पे जिम था, ठीक है, कार से आएंगे, लिफ्ट से आएंगे, तो लिफ्ट से क्यों आ रहे हो, चले आओ सीढ़ी से, और आके यहाँ पे साइकिल चलाएंगे, तब टहलते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ कारण और भी है सर, नहीं, आप सिंपल, मैं मुझे सच में नहीं समझ में आता था कि भैया अच्छा हम लोग कॉलेज में थे भाई, अपने पास लिमिटेड पैसे आते, कॉलेज में किसी के पास उतना ही आते ना, घर से आ रहे हो तो अपने पास लिमिटेड है भाई, कुछ नहीं, गाड़ी भी तुम सोचोगे निकालने के पहले कि पता नहीं तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो आप क्या करो भाई, जाते थे आराम से घूम फिर के। अब वहां पे मैं देख रहा हूँ लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, और पास से ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आ रहा है, फिर लिफ्ट में आ रहा है, और लिफ्ट में आके कपड़े उतार के वो फिर ट्रेडमिल पे भाग रहा है, साइकिल चला, भाई साइकिल से ही आ जाओ, साइकिल से ही चले आओ, आपकी साइकिलिंग वहीं पे हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि तुम साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम बाइक अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास अच्छी कार अफोर्ड करो, साइकिल ऑब्वियसली तुम अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, सोसाइटी देख लेगा, ये एक समस्या है। तो आपने अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी बना दिया। अब रात में जागने वाली आदत नहीं, आप पहले रात में नहीं, आप जल्दी सो जाते थे, तो ऑब्वियसली आपका एक जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो क्लॉक है वो चलते रहे, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो एक सही तरीके से काम करता है, हाँ, सर्कैडियन रिदम। तो एवोल्यूशन आपका जिस तरीके से, उस तरीके से आपका चलते रहता है, आपने उसको तोड़ा। ऑब्वियसली अब तुम उठ रहे हो दिन में 9 बजे, 9 बजे उठने के बाद तुम्हें तब फ्रेश होते होते वो मतलब 12 बज रहे, तुमको खाने का टाइम हो गया, तो आपके खाने की रूटीन इधर उधर हुई। अब इसमें आपने पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया, रात में आप फिर 11 बजे 12 बजे खाना होगा, शाम में 7 बजे तो आप मैकडी में बैठे होते हो, तो शाम में 7 बजे मैकडी में बैठे हो तो खाना ऑब्वियसली खाओगे 12 बजे, तो उठोगे, फिर आपने रिदम को चेंज किया, आपका रूटीन का कोई लेना देना, कोई लेना पता है नहीं, कब जाना है कब आना है, उसका कोई फिक्स नहीं। अरे बाबा, मैं आप टेक इट की ये जो जनरल समस्या नहीं, सोना मैं ये नहीं करेगा बुरा है, बट मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस, मुझे डॉक्टर ने एक ही चीज कही कि भाई तुम अपने रूटीन को ठीक करो। मैंने ऐसे हेल्थ इश्यू झेला, ऐसा हेल्थ इश्यू झेला, मेरी आदत थी मैं दिन में सोता था सुबह, ठीक है, मैं जब मैं पढ़ाई करता था, मैं आराम से रात में बैठूंगा, पढ़ूंगा शांति में, मुझे मजा आता था, ठीक है, पढ़ने में रात में। मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठूंगा, मतलब पढ़ के, और उसके बाद कुछ भी खाने को मिल जाए, सुबह खाया, एंड देन आई विल गो टू बेड। हाँ, तो यही अब ये क्या हुआ कि हेल्थ जब कंसर्न बढ़ा, डॉक्टर ने एक चीज कहा कि तुम अपनी रूटीन को ठीक करो, क्योंकि तुम लाख दवाएं खा लो, रूटीन आपकी ठीक नहीं है तो वो कहानी नहीं होने। अब इसमें क्या हो रहा है, बच्चों का देखो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स देर रात तक काम कर रहे हैं, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, तो पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चा सोया हुआ है, तो वहां पे भी डिसबैलेंस हो रहा है। ब्रेकफास्ट है तो अब ब्रेकफास्ट भी आपका शॉर्टकट ही खाने का है, तो सुबह सुबह ही पता चला पूरी खा लिए, तो कहां जाएगा वो, तो निकलेगा ही वो, कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। औरतों को भी देखोगे, उनको है कि घर में हम झाड़ू भी नहीं लगाएंगे भैया, ठीक है, लेकिन लिफ्ट पे जो है, जिम पे जो है, जाकर हम करेंगे झाड़ू ही लगा लो, ऐसे करके आपका पेट कम हो जाएगा। ये है ना। और जिम में आप देखो एक्सरसाइज क्या करते हो आप, जो नॉर्मल वही एक्सरसाइज है जो आप घर पे काम करो। आप देखोगे जो गांव में बूढ़े लोग हैं, उनको अभी भी आप इश्यूज नहीं देखोगे, कुछ भी खा लेंगे, उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ खा भी लिया तो वो अपना पचा लेंगे, उनको पता है क्या करना, जाके 2 राउंड लगा के आएंगे खेतों में, उनका पच गया, उनको कोई इशू नहीं।
तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज गांव पे अभी भी वर्क में सब लोग जुट जाते हैं ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसलिए ध्यान रखना कि इसके बढ़ने का जो सबसे मेजर कारण है ना, वो हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। और लोग इस चीज को समझते नहीं। अपने अभी के टाइम में क्या करेंगे, कुछ लोग हैं, मान लो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हेल्थ पे 1000 रुपए 2000 रुपए मंथ के खर्च नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, वो खाने पे ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा खाना कॉन्शियस हो कि चलो थोड़ा खाने में सलाद ले ले, खाने में थोड़ा फ्रूट्स ले ले। वैसे भी लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या अपने हेल्थ पे कि भाई चलो थोड़ा सा टाइम 1 घंटे निकाल के थोड़ा दौड़ लूं या जिम चला जाऊं, एक्सरसाइज कर लूं। हाँ, वो लेते हैं ना। अब लेकिन उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि अगर आप अभी उस पर खर्च नहीं करोगे, एक टाइम के बाद आपको कोई डेंजर बीमारी हो गई तो उससे ज्यादा का आपको दवा खाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अभी अपने हेल्थ को बेटर करो ताकि बाद में जो है ये चीजें आपको ना हो। और ध्यान रखो इसमें जो मेजर डिजीज, अब इसमें देखो क्या डिजीज बढ़ रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम किससे हो रहा है। इसका जो मेजर कॉजेज क्या है, कोलेस्ट्रॉल। आपका फूड इतना ऑयली हो गया है, इतना ऑयली होगा कि आपका हार्ट जो है, आपके जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनमें इनके ब्लॉकेज आ रही है। तो ब्लॉकेज आ रही है, अब जाओ डॉक्टर बोले कि लाओ बाईपास करा देंगे, दो 20 लाख। वही हो रहा है ना। और वो बाईपास कितने दिन चलेगा। तो ये लीवर डैमेज करता है कि पूरा हार्ट भी डैमेज करेगा। हार्ट में क्या है, हार्ट का बेसिक काम क्या है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड को पंप करना। अब आपका ब्लॉकेज है, मान लो यहाँ पे ये आपका वेन्स है, यहां से ब्लड जाता है, अब ये क्लीन रहेगा एकदम, तो मजे से ब्लड पास करेगा, हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब इसको आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ये आपका फैट एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ पे क्लॉग हो गई। अब बॉडी को तो ब्लड लिमिटेड चाहिए, अब ब्लड यहाँ पे हार्ट क्या करेगा, इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर, वही तो आपका बीपी बढ़ता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ जी, सिस्टोल। हाँ, मेरा घट गया है सर। घट गया, बीपी घट गया है। वो तो आपका हार्ट की जो पंपिंग रेट होती है उसको कम हो जाती है, उसमें ये फैट का इशू नहीं है, उसमें दूसरा इशू है। घट गया तो आपका नमक काम करता है, नमक काम। नहीं नहीं, आप एक्टिविटी देखिए, आप एक्टिविटी कीजिए, आप एक्टिविटी कीजिए, बॉडी को एक्टिव रखिए। नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं की। और डाइट आपका देखो, इन सब नहीं, ज्यादा भी एक्सेस भी करना इस बुरा है। ज्यादा डेली करते हैं, हाँ हाँ, नहीं तब ठीक है, आप 1 आध घंटा एक्टिविटी करें, खाना अपना लिमिटेड रखें। देखो बेसिक आज के डेट में जो सबसे जड़ में है ना, वो खाना ही है। हमारे खाने का रूटीन ना, निकले बाहर में कचौड़ी खा लिए, शाम में पराठा खा लिए, ये हम लोग करते हैं। अब बाहर का भी नहीं है। ब्लड प्रेशर, जब आपकी ब्लड आपका जो हार्ट है, वो हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। क्यों का स्पेसिफिकली रीजन बहुत सारे होते हैं। एक तो किसी किसी का वैसे बॉडी मास इंडेक्स कम हो जाना, बीएमआई कम हो जाना, आपको उतना सपोर्ट आपको हार्ट कर नहीं पा रहा। नहीं, बीएमआई आपका, इसलिए मैं बोला कि मुझे समस्या नहीं आ रही है कि इतने यंग एज में ऐसे इतना जल्दी बीपी का इश्यू होना, वो थोड़ा मुझे इसलिए ये लगा। हमको लगता है हाँ जी, शाम मेरा तो पर डे कम से कम 30,000 नहीं तो फिर आप डॉक्टर को एक बार दिखा लो, डॉक्टर के पास बचो ही, ऐसा अगर नॉर्मल है तो एक बार लेकिन दिखा लो। हाँ जी, मैंने जब भी जांच कराया है ना, हाँ बिल्कुल। बार बार आ रहा है क्या, नहीं दिखता नहीं है ना, अभी इम्पैक्ट नहीं फील हुआ है ना। अभी एक बार चेकअप करा लो, अगर बहुत है एक बार सलाह ले लो अच्छे डॉक्टर से कि देखो ड्रग से बचना है, क्योंकि एक बार ड्रग स्टार्ट होने का मतलब है तो काफी मुश्किल रहता है। तो ठीक है, कोई नहीं, आप अपने नहीं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए। डिजीज होना भी कोई बहुत इशू नहीं है, होता है, लेकिन अब लोग, मैंने बोला ना, उसी चीज को आपने अब एक बड़ा इशू बना दिया। होता क्या, देखो जैसे जो आपको केस बता रहा हूँ, ये वाले केस में जो ये लोग बाईपास कराता है, हार्ट बाईपास कराता है, बाईपास सर्जरी कराता है ना, कि भाई आपका ब्लड जो है, आपका हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, रिमूव कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली हो सकता है। बाद में आपको वही करना है, करना आपको बाद में, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। अब होता क्या, देखो जैसे बाईपास सर्जरी लोग क्या कराते हैं कि मान लो ये ब्लड है और यहाँ ये आपका हार्ट है, यहाँ पे ब्लड, ये दूसरा पोर्शन है जहाँ पे आपको ब्लड पहुंचना है। अब यहाँ पे एक वाल्व है, पाइप, इस पाइप में क्या हो गया, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, आपको फैट जमा हो गया। अब इसके वजह से धीरे धीरे ये ब्लॉकेज हो गया, तो ऑब्वियसली ब्लड रुकेगा, ब्लड का फ्लो, ब्लड कम होगा, एक टाइम के बाद आपका ब्लड फ्लो बंद हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा।
अब इसमें क्या होता है कि जब कोई चेकअप कराने जाता है तो डॉक्टर बोलता है अरे भाई 80% है, आपका ब्लॉकेज है 80% है, और वो आपको ऐसे बताएंगे कि जस्ट आप जो है अगले 2 घंटे में मरने वाले हो। लेकिन ये 80% हुआ, ये 80% होने में कुछ टाइम लगा है ना, तो 80% से 90% जाने में भी कुछ टाइम लगेगा। ये इतना अर्जेंट नहीं है कि आपको बस सर्जरी ही करानी पड़े, इतना अर्जेंट नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर्स पर भी प्रेशर, हमारे मेडिकल जो हेल्थ सिस्टम है वहां पर उनको भी टारगेट है कि आपको भी अपनी टारगेट फुलफिल करनी है, इतने ऑपरेशंस तो करने ही है, तो आपका पेमेंट कहां से आएगा। तो डॉक्टर्स आपको ये बता देते हैं कि आई एम नॉट सेइंग ऑल डॉक्टर्स, ठीक है, लेकिन बहुत जगहों पे है ऐसा केस, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, ये एक बुक में खुद डॉक्टर्स ने लिखा है इसलिए मैं इसको कह भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि दे विल से कि बस अब जो है अगले 1 हफ्ते में जो है आप अब आप कह दो कि नहीं अभी सर्जरी कराने में भाई टाइम लगेगा, मुझे 1 आध महीने का टाइम दीजिए, पैसा चाहिए ना, इतना कहाँ से लेके आऊंगा। तो बोलेंगे हाँ 1 महीने 2 महीने बच जाओगे तुम, ठीक है, 1-2 महीने में, लेकिन नहीं कराओगे तो समस्या हो सकेगी। एंड देन आपका सर्जरी होगा, सर्जरी में होगा क्या, इस पाथ को कट करके एक नया पाइप आपके अंदर में डाला जाएगा, आपके बॉडी से ही कहीं पे निकाल के उसको डाला जाएगा या किसी और से लेकर के डाला जाएगा। तो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं चेंज किया तो ये जो ब्लॉकेज यहां पे हुआ था ये ब्लॉकेज इसमें भी आएगा। आप अगर उसके रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे हो कि ये ब्लॉकेज शुरू कहां से हुआ था, तो आप कुछ भी कर लो, आप 5 पाइप लगवाओ, 5 भर जाएंगे। हाँ जी, नेचुरल प्रोसेस से देखो, जैसे होता क्या है कि 10% 20% तो सब में होता है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप रेगुलरली, आपका डाइट उस तरीके का है, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपका ये फैट एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, तो फिर इसको आप नेचुरल नहीं कहोगे। बहुत ज्यादा किसी किसी में रेयरली, हाँ सिंपली इसको अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है पता है, अगर आपको पता चला कि मेरा अभी 80% के आसपास तक, डॉक्टर साहब कंसल्ट कर लेना, लेकिन 80% या 85-90% तक के आसपास में भी ना, उसको भी बिना बाईपास के ठीक किया जा सकता है। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस अपने और खाने को सुधारो। फैट है ना भैया, ये है क्या, इसको बर्न करो, गलेगा धीरे धीरे, बॉडी से फैट निकलेगा, कहानी खत्म। लेकिन नहीं भाई, खाने पे कंट्रोल नहीं होगी, अपने को हार्ट भी साफ चाहिए, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी, ठीक है। वह आना में तो लाइए, घुस लाइए तो जो है, लेकिन उसके बाद भी आपको फिर लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं करोगे तो ये पता चले ये 20 साल में ब्लॉक हुआ था, जो आर्टिफिशियल लगता है, आर्टिफिशियल सेंस की वो आपके बॉडी का या किसी और बॉडी का रहेगा, वो आपको 5 साल में भर जाएगा, फिर से कराओ बाईपास, कराते रहो बाईपास, ठीक है। तो ये आज के डेट में काफी बड़ा ये आपको बिजनेस चला हुआ है, काफी समस्या है लोगों को, सबको भी हार्ट की समस्या होगी। हार्ट की समस्या उनसे पूछोगे कितने दिन दौड़ते हो, कितने दिन है कि चलो सब्जी लेने भी पैदल जाना है, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, कितने दिन चलते हो पैदल, नहीं वो नहीं करना है। लेकिन आलसी मेन चीज है, वो क्या और अब तो और आसान हो गया है, बिग बास्केट जैसी कंपनी आ गई हैं, घर पे खाना मिल जा रहा है। पहले क्या होता, पहले के टाइम में कि हमारे घर में मान लो समोसा या जलेबी या इस तरह कोई चीज आई तो वो अपने लिए एक बड़ी चीज होती थी, धीरज भाई आज घर में पापा समोसा लेके आए, मजा आ गया। अब अपने समोसे को कॉमन बना दिया है, शाम में भूख लगी तो समोसा, अरे बाबा नहीं, वही कहता हूँ, खाने पे कोई रोक नहीं है, नहीं बना, सुनो मैं सीधी सी बात कहता हूँ, आप कुछ भी खाओ, लेकिन अगर आपके अंदर है, अपनी कैलोरी पे नजर रखो, आप कैलोरी पे नजर रखो कि मैं जो खा रहा हूँ, जितने कैलोरीज ले रहा हूँ, क्या उतने कैलोरीज मैं बर्न कर दे रहा हूँ कि नहीं। आप खाओ ना, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ भी खा लो, लेकिन हाँ आप एक स्टैंडर्ड चीजें खाओ, अपने फूड में प्रॉपर प्रोटीन रखो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट रखो, प्रॉपर आप फाइबर रखो, आपको काहे की बीमारी होने जाएगी। लेकिन नहीं, लोगों को है कि तला खाना होगा, एक बर्गर खा लो, हो गया 1000 कैलोरी। तेल, सरसों का तेल 100 ग्राम कितने कैलोरी, 1000 कैलोरी देता है, ऑलमोस्ट 1000 कैलोरी दे देगा आपको। और वहीं पे आप एक बॉल पूरा भर के सलाद खाओ, गिन के 20 कैलोरी 25-30 कैलोरी बनेगी, फुल भी रहोगे, विटामिन भी मिल रहे हैं। लेकिन हमारे खाने में जो 2-3 मेन इश्यू है ना, एक तो आपको ये जो रिफाइंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने डाइट से फाइबर को निकाल दिया, रिफाइंड फ्लोर ले लिया। इसके बाद ऑयल, जो ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, ये आपको बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल वाली कहानी जो चलती है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ रहा है। तीसरा, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पे स्टडी जो है वो लिमिटेड हुई, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जो यूज होते हैं उनका भी नुकसान, वो इनडायरेक्टली वो किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं बॉडी में, उसको लेकर बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है, उनका नुकसान। और लाइफस्टाइल तो आपका है ही,
इसका भी लाइफस्टाइल हो गया कि अब जो है घूमना फिरना नहीं है, बैठ के बस मजे से टीवी के सामने मंचिंग करनी। मंचिंग की आदत, एक टर्म होता है मंचिंग। सर मस्टर्ड ऑयल से ज्यादा आई एग्री फाइन, इसमें उससे अच्छा तो रिफाइन नहीं होता है ना यूज करने में। ये सर मार्केट का प्रोपेगेंडा है, कराया जाता है, ये होता है वो होता है, मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है। आप खाओ ना मस्टर्ड, आपके आप अपने जमाने में देखो ना, घरों में कितने दिन से मस्टर्ड ऑयल चल कई बार। और आज के डेट में सबसे समस्या आते हो क्या है, आज के डेट में सबसे समस्या है इन्फ्लुएंसिंग कल्चर। कोई इन्फ्लुएंसर आ जाता है, वो बोलता है देखो चावल नहीं खाने का है, चावल खाओगे तो बढ़ेगा। अरे भाई इंडिया, जापान, चाइना सारे लोग इतने सालों से चावल ही खा रहे हैं। ठीक है कि चावल खाने से जाके देखो तो कहां, कौन जापान में मोटा हो गया है या चाइना में कौन मोटा हो गया, तो कहां से आ गया कि चावल नहीं खाने का है। दूसरे आएंगे कहेंगे नहीं नहीं दूध जो है वो अच्छा नहीं होता है। अबे ठीक है, किसी कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी तुम सबको लिए बोलोगे नहीं नहीं दूध अच्छा नहीं होता, जबकि डॉक्टर्स कहेंगे ना कि गाय का दूध पियो। डॉक्टर्स को नहीं सुनोगे कभी मना करते हुए, स्पेसिफिकली किसी के लिए हो जाएगा। बट ये इन्फ्लुएंसर आएंगे कोई इंस्टाग्राम वाले, वो बताएंगे कि नहीं नहीं दूध जो है वो कम करना है। इसके बाद लड़कियों में भी या लड़कों में भी, लड़कियां में खास करके जीरो फिगर मेंटेन करना है तो क्या क्या खाना है। वो मर रही है भूख से, तो कोई बहुत नुकसान है ना, कोई खा के मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है, परेशान दोनों है। नहीं ऑब्वियसली नहीं चलता है। ठीक है, ये भी दादा है। और यही कारण है कि आपका जो लाइफस्टाइल और ये है कि जो ग्लोबल बर्डन है डिजीज का ना वो बढ़ता जा रहा है। भारत में या बाकी देशों में पहले समस्या होती थी कम्युनिकेबल डिजीज की, जो मैक्सिमम डेथ्स हुआ करते थे वो होता था कम्युनिकेबल डिजीज का। ठीक है, सुन लो, जो मैक्सिमम इश्यू हुआ करता था वो होता था कम्युनिकेबल डिजीज का, जो मैक्सिमम डेथ 70% से ज्यादा डेथ हुआ करती थी कम्युनिकेबल डिजीज के चलते हुआ करती थी। आज के डेट में जो डेथ हो रही है मैक्सिमम बढ़ गया, वो किसके वजह से हो गया, नतीजा। हाँ जी, अगर एक मैप है मैं आपको ले दूंगा, ग्राफ है कि हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ करता था, अरे सुन लो थोड़ा सा, हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ करता था वो अराउंड 65-70% हुआ था। दिस इज कमिंग डाउन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टाइम के साथ ऊपर चला गया है, इसको क्रॉस कर गया है। ठीक है, इंडिया में आप मान के चलो कि आज की डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली डेथ इज हायर देन द कम्युनिकेबल डिजीज इवन इन इंडिया। और मैं इसके लिए आपको डेटा दे दूंगा, अगर आपको लेगा होगा तो मैं आपको कहीं से उस सोर्स से उठा के डेटा दे दूंगा। अब ये डेटा है, गांव में आपको क्या लग रहा है, गांव में भी लोग धीरे धीरे चले आ रहे हैं। ये समस्या बढ़ रही है। अब सुनो होता क्या है यहाँ पे। आई विल इतना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि ये स्टैटिस्टिकल इशू भी होता है। आप रिपोर्टिंग उसी बेसिस पे करते हो जिस बेसिस पे आपके पास डेटा। अब गांव में ये मैंने क्या बात करी कि डेथ्स की बात करी ना, तो कम्युनिकेबल डिजीज से अब डेथ्स कम हो गई हैं इस बात पे। वही तो दैट आई एक्सेप्ट, वो मैं ऑब्वियसली एक्सेप्ट करता हूं कि आपका जो है स्टैटिस्टिकल इशू है यहाँ पे इस डेटा में। बट गवर्नमेंट की डेटा आपको यही बता रही है कि भाई जो डेथ्स के कॉजेज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज से ज्यादा हो गए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, तो यही तो कह रहा हूँ। नहीं आई एक्सेप्ट दैट थिंग, लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान रखना कि कम्युनिकेबल डिजीज से अब डेथ्स बहुत कम हो गई। इस चीज को भी आपको मानना, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक छोटी सी भी कम्युनिकेबल डिजीज कुछ भी हो, मलेरिया भी हो गया तो आपको बचा लेने के चांसेस कम थे, या डेंगू भी हुआ तो बचा लेने के चांसेस आपके कम थे। अरे बाबा फिर कभी कभी वाली बात हो गई ना, डेटा जब तुम उठाते हो तो डेटा में क्या कहते हो कि कम्युनिकेबल डिजीज से जान जाने की बात हम कह रहे हैं। वो तो आपने कितने लोगों को सुना कि कम्युनिकेबल डिजीज से मर गया, किसी को बुखार हो गया और मर गया वो, या कितने बच्चों को सुना पहले हुआ कर, पहले बच्चे जो है 3-3 4-4 पैदा होते, उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि बच्चे की कोई गारंटी नहीं कि बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ये सब मोर्टेलिटी आपकी कम हो चुकी है, तो कम्युनिकेबल डिजीज से जान जाने की बात अब बहुत कम है। या पोलियो से कितने लोग आप सुन रहे हो मरते हुए, फ्री हो गया ना, खत्म हो गया। तो मेरा कहने का पर्पस है कि आपको डेंगू से, मलेरिया से, इनसे मरने वाले की संख्या कम है। ध्यान दो, फिर से आई एम नॉट सेइंग कि रहने वाले कम है, होने कम है, होना कम, आई एम नॉट सेइंग। आई एम सेइंग कि इसके वजह से जान जाना इज वेरी
हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ। अब जान जाना बढ़ा है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। और ये आपको कैरी करोगे, ये तो बराबर लेकर कैरी करोगे, एक बार हुआ तो चलता रहेगा। मैं तुम्हें इंडिया का डेटा दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, जस्ट लुक एट दिस, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो है आपको डेथ्स का रेट देखो, मलेरिया 10,000, इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिजीज सिंस 2015 की कहानी दिखा रही है। अब यहाँ पे देखो डेथ्स ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज देख लो कहां चला गया है। और ये ऑब्वियसली इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का है कि जो रिकॉर्ड हुआ है। आप देखो कि डायबिटीज कहां पे बढ़ के पहुंचा है ये, ठीक है, हाइपरटेंशन कहां पे बढ़ के चला है, और वहीं पे दूसरी तरफ मलेरिया कम हुआ कि नहीं, डेंगू कम हुआ कि नहीं, टाइफाइड कम हुआ कि नहीं। अरे बाबा डेटा में अगेन फिर से यार तुम वही बात करे हुए हो। सिंपल सी का बात सुनो, तुम्हें डेटा चाहिए होगा, तुम डेटा कौन सा उठाओगे, तुम अपने जाके रिसर्च तो करोगे नहीं, मैं या कोई और भी, तुम ऑब्वियसली ना, तो मैं वही डेटा दूंगा ना जो तुम्हें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लेके चली आएगी, जो डेटा वो देगी मैं तुम्हें तो वही डेटा कोट करूंगा। मैंने इसलिए पहले ही कह दिया कि नॉट विथ स्टैंडिंग द स्टैटिस्टिकल इश्यूज, स्टैटिस्टिक्स के इश्यू हैं यहाँ पे और वो किसी भी डेटा में होंगे, लेकिन क्योंकि भारत की गवर्नमेंट की रिपोर्ट मुझे ये कह रही तो मैं तो यही बताऊंगा आपको। ऑब्वियसली भारत की गवर्नमेंट ये भी रिपोर्ट कहती है कि या पूरे दुनिया में ही चलता है कि भाई जो आपका मीडियन एज है या जो इंडिया की जो लॉन्जेविटी है वो ग्रो हो रही है, बट एक्चुअली उसमें स्टैटिस्टिक्स का खेल है, लॉन्जेविटी किसी की ग्रो नहीं हो रही है, जो एवरेज लाइफ है वो कम ही हो रहा है। इश्यू कहां पे है कि जब आप एवरेज निकालते हो, पहले बच्चों का डेथ ज्यादा होता था तो ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कम हो जाती थी, अब जो है वो डेथ कम हुई है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट आपको कई बार इन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ जो ऑफिशियल डेटा आ रहे हैं मैं उसको लेके चलूंगा। आप देखो कि इसमें ग्रोथ है कि नहीं, इसका रिडक्शन का रेट देखो, ठीक है। ये आपको रेट जो है सिंस 2005 है, 2020 का ही मान लेते हैं, 5 साल, क्योंकि आपको काफी कोविड के बाद से ये इवन नहीं, इवन डेथ के कॉजेज ये बढ़े। अरे बाबा मैं तो कह ही रहा हूं ये 530%, मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल जो डेथ्स का नंबर है ना कम्युनिकेबल डिजीज के वजह से डेथ्स का नंबर ज्यादा हो चुका है। अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मुकाबले डेथ्स के कॉजेज जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा, जो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके वजह से ज्यादा हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ कम हो रहा है, मलेरिया से कोई मरेगा नहीं जनरली, डेंगू से कोई मरेगा नहीं, लेकिन आप डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो गया तो अभी भी वहां पे बचाना मुश्किल है, वो क्रॉनिक हो गया तो मुश्किल है वहां पे बचाना, ठीक है। और ये डेटा इसीलिए तो मैंने कहा ना कि डेटा कई बार आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं ये समझ रहा है कि हाँ अरे बाबा फिर से सुनो, तो डायरिया से डेथ हो रही है क्या, डायरिया से डेथ, मैंने क्या बोला, डेथ की बात बोल रहा हूं मैं, बार बार डेथ की बात। अरे यार फिर वही बात कह रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरिया से कितने लोगों का डेथ हो रहा है आज के डेट में, तो मैं तो तुम्हें वो बात पहले ही बोल चुका हूँ, फिर तुम उसी बात पे बहस कर रहे हो, मैं तुमको बात पहले ही बोल चुका, तो वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना भाई, कब से तो वही बोला कि इसमें स्टैटिस्टिकल इशू है, ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बहुत सारे इसमें डेटा है, लिमिटेड सैंपल्स हैं, मैं तो तुम्हें पहले ही बोल चुका इस बात को, मैं तो तुम्हें यही बोल रहा हूँ ना कि लिमिटेड सैंपल्स हैं आपके पास, इवन आप कोई भी डेटा उठा लो इस बेसिस में, क्यों हम बार बार बोलेंगे सेंसस कराना चाहिए, तो उस हिसाब से हम तो फिर कोई डेटा पर हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जो डेटा है हम तो उसी बेसिस पे ना करेंगे, जिस चीज को स्टडी, अब इलिटरेसी की बात करोगे बोलोगे नहीं बहुत चेंज हुआ है, ऑब्वियसली चेंज हुआ है, मैं उसको कहां डिनाई कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास जो डेटा है हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम अपना डेटा तो लेके नहीं जाएंगे, नहीं भाई ये रिसर्च हमने किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, मिल जाएगा लड्डू, आपको कहीं ना कहीं कोई भी सोर्स है जो क्रेडिबल सोर्स है, आपको डेटा वहीं से लेकर आना पड़ेगा, ऑब्वियसली, तो वो तो मैं आपको पहले ही एग्री कर गया हूं कि आपका जो है कि नहीं गांव में और ये बीमारी है, देख फिर से अगेन टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ, अगेन मैं ये डेटा लेके आपको लेके आ रहा हूँ, ये भी NFHS 5, देख लो किसका बढ़ रहा है, हार्ट अटैक, फेलियर, लंग डिजीज, ब्रेन हेमरेज, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, डायरियल डिजीज देखो कितना कम हुआ, पहले जो था वो घट गया, तो इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि ये जो ग्राफ था ना, इसको इकोनॉमिक सर्वे ने किसी ईयर में, मुझे चेक करना पड़ेगा किस ईयर का था वो डेटा, उसने बशर्ते ग्राफ दिया था, अब इकोनॉमिक सर्वे, अब मैं किसकी डेटा को उठाऊं,
ठीक है, मैं किसी रैंडम किसी के रिसर्च के डेटा को तो नहीं उठाऊंगा ना। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बशर्ते इस तरीके का एक इंफॉर्मेशन दिया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें इस तरीके ग्राफ बनाया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये टाइम के साथ घट गई, ऐसे हो गई है, और कम्युनिकेबल डिजीज है बाईपास, द डेथ्स ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीज बाईपास। और ये जो है ये पॉइंट आपको 2020 के पहले ही रीच हो चुका था, 2020, क्योंकि कोविड के आने के पहले। कोविड ने थोड़ा सा चेंज किया था इस ग्राफ को, बट ओवरऑल कहानी है वो, तो फिर तो बैलेंस हो जाएगा, एक दो महीने, एक दो साल की खेल थी। तो ओवरऑल जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे किसी ईयर का है, मैं देखता हूँ खोजता हूँ, मिल जाता है तो मिल जाएगा, ये उसका उसका ग्राफ था, वो डेटा, और उसने डेथ को बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उस बेसिस पर उन्होंने ये बताया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखोगे बताओ मुझे। मैं समझ रहा हूं तुम जो डिबेट कर रहे हो, और वो आई अंडरस्टैंड दैट, द थिंग इज कि बट मुझे कई बार डेटा लेके ही चलना पड़ता है। डेटा लिखोगे ना, आपसे पूछ देगा कि भाई मेजर कॉजेज क्या है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, तो इवन दैट यू नो, बट आपको डेटा जो कह रही है आपको वही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिस हमारे आपके बेसिस पे नहीं चल सकता। हम समझते हैं कई बार चीजों को, लेकिन नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो आप देख लो इसमें जो मेजर दिख रहे हैं आपको, इन्हीं का नंबर दिखेगा। परसेंटेज चेंज देख लो 2005 से 2015, ये किस रेट से बढ़ रहा है, इवन इसका बढ़ने का रेट जो है आपको कहीं ना कहीं इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप जो है ध्यान रखेंगे। अब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मेजरली क्या है, इसमें से मेजर में ये डिजीज में आती क्या क्या है। एक तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है आपको हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो का मतलब है सीधा आ जाना हार्ट। ठीक है, इसके बाद डायबिटीज, नॉर्मल सी कहानी है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो सांस की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस और ये सब जो इशू है। इसके अलावा कैंसर जो है। रिस्क फैक्टर्स मेजर अगर कभी एग्जाम में आ जाए, मेजर जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये यही है आपको। फिजिकल इनएक्टिविटी सबसे बड़ा कारण जो है आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होना। दूसरा ओबेसिटी, नॉर्मल सी कहानी है, इसलिए मैं गवर्नमेंट के वाले ही चीजें उठा लेता हूँ थोड़ा इन सब चीजों में जहां पे ये इनकी चर्चा होती है। ठीक है, रेस्ड कोलेस्ट्रॉल, ऑब्वियसली ये डाइट पे आपके जा रहा है आपका, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ही आता है रेस्ड कोलेस्ट्रॉल। खाने में वेजिटेबल फ्रूट इंटेक का कम होना, आप जो है ज्यादातर जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं फास्ट फूड के कल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, रेज ब्लड ग्लूकोज, ऑब्वियसली जिन भी प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है हम उसको खाते हैं, खाने आजकल आप सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम कर लेते हो, उनका जीआई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीआई इंडेक्स जो है वो कम होने लगता है अचानक से। ठीक है, अब ऐसे फूड खा रहे हो जिसका जीआई काफी ज्यादा बढ़ा तो ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, वो उसका इशू आएगा। अल्कोहल, टोबैको, ऑब्वियसली ये सारे ही कारण है मेजर। हाई ब्लड प्रेशर तो अपने आप में इन चीजों का कारण है वो। ठीक है, वो इन सब का रीजन हुआ है एक तरीके से, कैसे तो मैनिफेस्टेशन है जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर। ये सारे मिलकर ही आपको क्या कर रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि बर्डन बढ़ रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दो चीजें, एक तो बर्डन बढ़ रहा है, दूसरी है कि इनका कॉस्ट ज्यादा है ट्रीट करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि डायबिटीज की बीमारी जो है एक महीने में ठीक हो जाएगी, एक बार कंटिन्यू हुई तो चलेगी, लंबी चलेगी। और फिर इसके लिए गवर्नमेंट का जो है इस पे आपको फोकस ज्यादा रहेगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है आपको स्टेप्स ले रहे हैं इस पे। और इसके लिए कुछ 9 टारगेट्स वर्ल्ड लेवल पे भी हैं, एक बार इसको थोड़ा सा देखोगे। 9 टारगेट्स, दिस इज बाय WHO। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के आपको इन्होंने बात करी है, ये WHO के टारगेट हैं। इसमें है कि एस्टैब्लिश 80% अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन टू ट्रीट एनसीडीज। इस पे थोड़ा सा फट गया है वो, ठीक है, ये मैंने WHO से ही उठाया है। इन्होंने टारगेट की भाई सबसे पास पहली बात तो अवेलेबिलिटी हो जाए मेडिसिन की, अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। 50% ऑफ पीपल रिसीव प्रिवेंशन थेरेपी फॉर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, क्योंकि एक मेजर कारण है हमारे यहाँ तो अभी भी काफी लिमिटेड है, एडवांस कंट्रीज में और ज्यादा है इन बीमारियों को लेकर के। तो इसके वजह से कम 50% लोग जिनको बीमारी है उनको थेरेपीज मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए, दैट इज बेसिक आइडिया। हार्डर राइज इन डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इसके लिए फिर उन्होंने अलग अलग डेटा सेट किए हुए हैं। 30% रिडक्शन इन सॉल्ट इनटेक, ज्यादा सॉल्ट भी फिर आपको हानिकारक करता है। ठीक है, तो और भारत के लोग नॉर्मली सॉल्ट ज्यादा खाते हैं। ठीक है, ये एक बर्डन है, हम लोग अलग से तो है सॉल्ट और थोड़ा सा नमक के साथ सॉल्ट ज्यादा खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साथ में मिर्ची लगा के वो अपने को चाहिए होता है, तो सॉल्ट इंटेक जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल को आप कम कराइए। ठीक है, इसके अलावा 25% रिडक्शन इन प्री मैच्योर डेथ ऑफ पीपल एज 30 to 70, इसको भी आप कम कराइए, क्योंकि मेजरली आज के डेट में डेट का जो आप रेट देख रहे हो 30 to 70 के बीच में यंग वाले एज में वो ज्यादा हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी इसको कम कराइए। ठीक है, रिडक्शन इन टोबैको, तो देखो इसमें आपको बहुत सी चीजें नहीं है, बट दो चार डेटा उठा के देखो, नॉर्मल भी आंसर जो लिखेगा वो यही लिखेगा। ठीक है, कि ये स्टेप्स लेने हैं,
आप भी यही लिखोगे, आपको केवल क्या करना है कि भाई WHO ने ये 9 टारगेट्स लिए हैं, एक दो डेटा उसमें डाल दिए, 10%, 20%, 30%, आपका आंसर बाकी सब। अब आपका आंसर की जो अथॉरिटी है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भाई ये WHO बोल रहा है तो उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, हम जब उस जगह पे आप पहुंच जाओ, वहां जाके बोलो तो कोई इशू नहीं है, वहां जाके आप पहुंच के आप कुछ भी बोलोगे तो फिर चलेगा। लेकिन अभी तक आप जो है WHO को उठाओ कि भाई ये इसने ऐसा ऐसा बोला है, तो अपने को भी यही करना। ठीक है, अब ये अब चीज थोड़ा सा ठीक है, तो इसको इसको ये कर लेना। इसके अलावा थोड़ा सा रिसेंट डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इन्होंने आपको प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस दी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर, ये स्पेसिफिक आपका प्रोग्राम चलता है, इसको ध्यान रखना, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज 2023 टू 2030। कुछ यही एग्जांपल्स आपको कोट करने होते हैं। ठीक है, सो क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2023-2030। इसमें जो है बेसिक एम जो है, इसमें 75/25 इनिशिएटिव आपका चला है। इसमें बेसिक आइडिया ये है कि 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, उनको स्टैंडर्ड केयर पे लेके आया जाए। तो मेजर जो कारण हो रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस भी यही है। आप देखो 75 मिलियन पीपल का टारगेट है, दिस हाउ ह्यूज दिस नंबर इज। ठीक है, तो आप समझो कि इतने कम से कम आप बीमारियां हैं इतनी, तभी आप बात कर रहे हो। इसके अलावा सशक्त पोर्टल भी लॉन्च किया इन्होंने। देखो यहाँ पे अगेन कुछ डेटा फैक्ट्स, अब ये प्रोग्राम किस लिए, इनिशिएटिव किस लिए, नॉर्मल एग्जाम में पूछ लेगा भाई 75/25 इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड, हो गया काम। ठीक है, ये सशक्त पोर्टल का बेसिक आइडिया है, तो सशक्त लोगों को ट्रेन करने का है, और दिस इज रिलेटेड टू द प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स। तो इसलिए ये जो आपको इसमें है भी, इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपका जो है इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन जो मेजरली वो है, जो आप नॉर्मली मिस कर जाते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँ। ठीक है, तो ये चीज आप लेकर के रखोगे सशक्त पोर्टल को। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत आप की हाइलाइट्स इसको देख लेना। इसमें ये है कि पहले जो ये हुआ करता था, ये जो प्रोग्राम अभी हमने देखा, ये इसका नाम हुआ करता था आपको, इसमें बीमारियां क्या क्या थी देखो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। पहले इस प्रोग्राम का नाम ये था, तो वहां पे फोकस कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट वाली रिलेटेड, एंड स्ट्रोक भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, नाम इसको रीनेम कर दिया गया इसी प्रोग्राम को, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं, इट हैज बीन रीनेम टू नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो प्रोग्राम का नाम आसान हो गया है। इसमें इन्होंने कुछ नई चीजें जो है वो इंक्लूड करी हैं, जिसमें की है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में पल्मोनरी जो यानी है आपका सांस लेने वाली जो बीमारियां होती हैं, उसमें जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसको हाफ आ रहा है या सांस नहीं जा रहा अच्छे से, उनकी बीमारियां हैं। अस्थमा भी आ गया इसी में आपका। ठीक है, अलग से इन्होंने हालांकि मेंशन किया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ये काफी बढ़ती हुई समस्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वो समझ में भी आता है कि अल्कोहल ज्यादा पियोगे वो फैटी लीवर होना है, बट ये नॉन अल्कोहलिक क्यों हो रहा है, ये खाने की वजह से, गलत आपका जो खाना है ना, रिफाइंड खाने की वजह से, ये उसका असर है। अनकंट्रोल्ड एंटीबायोटिक्स का यूज करना, ये भी इसका विशेष कारण बनता है ये। ठीक है, कई कई उसमें क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स आप ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो घूम के उसको लिवर पे ही जाना है, असर तो उस पर करेगा ही, ये इसका बढ़ता हुआ। ठीक है, इसलिए भी अच्छा, इसमें भी आपको, इसमें इन्होंने मेंशन भी कर रहा है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, यानी किडनी रिलेटेड अगर इश्यू है उसको भी, तो ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन सी चीजों ने अलग से इंट्रोड्यूस करी है। पहले से जो थी वो तो कॉमन थी, इसमें जो इंट्रोड्यूस करी है, तो आप ध्यान रखना सीओपीडी एंड आपका जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिन पे गवर्नमेंट का काफी फोकस है। इसलिए बच्चों को भी और इनको भी काफी ज्यादा स्कूलों वगैरह में भी वो करा रहे हैं कि भाई इसको, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी, क्या खाना है नहीं खाना है। फूड आपको जो ईट राइट कैंपेन चलाया फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्यों चलाया, इसलिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको लेकर के ये बढ़ाया जाए। बोला गया ना, कहा तो ये स्कूल्स में भी ये चीज चल रही है कि आपको क्या खाना है नहीं खाना है, ये भी आप ये करके बताओ। तो ये बेसिक आइडिया आपको ध्यान रखने का है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं। इनिशिएटिव्स की अगर बात करोगे भारत में क्या लिया गया है, तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क आप कह सकते हो, तो नेशनल एक्शन प्लान एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी। यहाँ पे ये हालांकि ये ध्यान रखना, जो डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है, डब्ल्यूएचओ इनिशिएटिव आपको हर गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ से आप उस लेवल पे प्लान लेगा। तो डब्ल्यूएचओ का जो जैसे बेसिक आइडिया कि आप 25% डेथ्स को कम कराइए, तो गवर्नमेंट ने भी उसी चीज को ध्यान रखते हुए कि ग्लोबल प्री मैच्योर डेथ्स जो हो रही है एनसीडी में, जैसे ग्लोबल टारगेट है 25% का, तो अपने भी टारगेट लेके चलेंगे कि अपने भी 25% तक जो डेथ्स हो रही है उसको हम कम कराएंगे बाई 2025। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट बेसिक स्टाइल था, आप ईट राइट मूवमेंट लिख सकते हो इसी में। तो फिट इंडिया मूवमेंट में क्या था, सिंपली
लोगों को कहा गया कि भाई अच्छा एक्सरसाइज करके जो थोड़ा फोटो वोटो डालो, कम्युनिटी इवेंट्स कराए जा रहे थे, नहीं ग्लोबल लेवल पे क्लब्स वगैरह को कि आप कुछ कुछ ये, तो लोगों में कम से कम एक्सरसाइज के प्रति रुचि बढ़े। और एक्सरसाइज ऐसा है कि आप फोर्स करा के तो नहीं करा सकते किसी, ये आप लोगों को मोटिवेट ही करके करा सकते हो, योगा कराइए, जो भी कराइए। तो ये सारे इनिशिएटिव आप इसमें अगर इस पे कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो एनसीडी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें ये आपको साइंस एंड टेक का तो समस्या है और साइंस एंड टेक का इशू है, बट इसको आप ज्यादा थोड़ा सा पॉलिसी लेवल से भी देखो, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिमिट, अगर ये समस्या बढ़ रही है तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजेस्टेड होंगे टाइम के साथ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बीमारियां, ऐसा नहीं है कि एक बार में ठीक हो जाने की चीज है, तो ये कहानी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको लेकर के इसके बाद जो मेजर बाकी कुछ थोड़े थोड़े इशू है, जो छोटे छोटे गवर्नमेंट के चैनल से टीबी के लिए क्या चल रहा है, सिकल सेल के लिए क्या चल रहा है, वो हम चर्चा कर लेंगे अगले वाले ये में। तो ये मेजर प्रोग्राम जो है आप एनसीडी को लेकर के, ठीक है। और बोलो चलो हम लोग सही रास्ते पे है ना, मतलब ऑब्वियसली कम होगा, ऑब्वियसली अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हर जगह आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं कि डायरेक्टली आपने रट्टा मार के पढ़ने वाला कहानी है वो खत्म हो रही है, अगर आपने आप चीजों को लिंक करके नहीं पढ़ रहे हो या कम से कम जो करंट डेवलपमेंट में नजर नहीं रख रहे हो, तो ऑब्वियसली अपडेट करना पड़ेगा। यानी अब पहले वाली नहीं चलेगी, आपने एक बार रट्टा मार लिया, बैठ रहे हो 4 साल तक, वो कहानी अब खत्म होती है। यू नीड टू बी अपडेटेड कॉन्स्टेंटली कि जो आपने पढ़ा है उसको लिंक करके आप नई चीजों को समझोगे तो मुश्किल होती जाएगी चीजें, हर 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 सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में। ऑब्वियसली जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगी, बट ये कंटेंट आपका बढ़ता जाएगा, ये शिफ्ट होता जाएगा, ये होता जाएगा। यूपीएससी इसको बहुत पहले शिफ्ट कर गया था, अब बाकी लोग भी देखा देखी वो करना ही है, उनको जाना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो चीजें रिडंडेंट हो जाती है एक टाइम के बाद। ठीक है, आपने पढ़ा कि अच्छा लेंस है, ऐसे है, क्या कर लोगे उसका जाके, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखो मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, बट हाँ 50% 70% क्वेश्चन आपके लगेंगे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, भारत इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन रेलवे, इसमें कुछ ना कुछ तो इशू है, ये मुझे फील हो रहा है। जैसे ये भी है कि फास्ट ट्रेन हो रहा है, उस टाइप से पटरी जो होना चाहिए पुराना है